आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब क्या इसका टोटल मैंने आपको बताया चैप्टर में हमारे 4 पॉइंट है, तो आज आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। एलोकेशन का मतलब क्या होता है? एलोकेशन का मतलब यहाँ पर यदि हर डिपार्टमेंट के खर्चे आपको पहले से बताऊं कि किस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, पहले से आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एलोकेशन। जहां से समस्या क्या लिखा हुआ है, तो पहला पॉइंट आपके पास है आज की क्लास में एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड मींस चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर व्हेन सच ओवरहेड हैज बीन इनकर्ड डायरेक्टली टू या फॉर दैट कॉस्ट सेंटर। क्या मतलब इसका? कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है? वो प्लेस, वो जगह जहां पे किसी काम को करने की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। सपोज करते हैं मुझे रिमोट कंट्रोल बनाना है, इस रिमोट कंट्रोल को बनाने में यहाँ पे रबर पैड का यूज हो रहा है, यदि रबर पैड की कॉस्ट मुझे पता चल जाए कितनी है आसानी से, तो उसे हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। है तो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि मैंने ग्रुप में खरीदा था, पर यदि मुझे पता चला कि एक रिमोट कंट्रोल पे इस रबर पैड का खर्चा कितना है, उन्होंने बताया 10 रुपए का खर्चा है, तो आप उसे क्या नाम दोगे? एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, सपोज करते हैं एक फैक्ट्री है और उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एक फैक्ट्री आपके पास है और उस फैक्ट्री में डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, इस तरीके से कितने डिपार्टमेंट है? 4 डिपार्टमेंट। चारों डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है। यदि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना मीटर लगा होगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि सभी डिपार्टमेंट का बिजली का जो बिल आएगा वो आपको बांटना पड़ेगा या पहले से अलग लगाएगा? हर डिपार्टमेंट का हमने क्या किया? अलग अलग इलेक्ट्रिक मीटर लगा दिया। इस मीटर में पता लगा 1000 यूनिट आई है, इस मीटर से पता लगा 1200 यूनिट है, इस मीटर में आपकी 1500 यूनिट है और इस मीटर में कितनी यूनिट है? 800 यूनिट है। एक यूनिट का 10 रुपए का बिल आता है, यदि एक यूनिट 10 रुपए की है तो आपके पास में बिल कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10,000 और कितना आ जाएगा? 8,000। ये तो बिल आपके सामने दिखाई दे रहा है 10,000, 12,000, 15,000, 8,000। ये कौन सा अमाउंट है? हर डिपार्टमेंट का क्या? इंडिविजुअल है। तो यदि हर डिपार्टमेंट की सेपरेट कॉस्ट आपको गिवन हो, बिना मेहनत करे आपको पता चल जाए, तो आप उसे क्या कहते हैं? पहला पॉइंट ये तो बिजली का बिल आएगा जिसे आप नाम दे रहे पावर कॉस्ट। वो कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहते हैं? ओवरहेड कॉस्ट। तो क्या ये ओवरहेड कॉस्ट मुझे बांटना पड़ेगा पहले से डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको सामने दिखाई दे रहा है? क्या लगता है आपको? डिपार्टमेंट D1, D2, D3, D4 इन डिपार्टमेंट में खर्चा बांटना पड़ेगा या पहले से बटा हुआ है? तो आप उसे क्या कहते हैं? एलोकेशन। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है। तो एलोकेशन का मतलब क्या हुआ? हर डिपार्टमेंट का यदि खर्चा आपको पहले डायरेक्टली पता चले किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, बिना कोई रेशो का इस्तेमाल करे। रेशो का मतलब क्या हुआ? जहां पर 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट एक ही कॉस्ट को बियर कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट है और आपको रेशो में बांटना पड़े, तो आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे कहते हैं अपॉर्चनमेंट। तो एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? एलोकेशन में आपको कोई रेशो की जरूरत नहीं पड़ती खर्चे को बांटने की। नो नीड ऑफ रेशो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट की कौन सी कॉस्ट गिवन होती है? सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। पोर्शन में क्या होती है? गिवन होती है। बट अपॉर्चनमेंट में क्या होता है? अपॉर्चनमेंट में क्या होगा? मान लो यहाँ पर 4 अलग अलग इलेक्ट्रिक मीटर ना होते, कितने मीटर होते? एक ही मीटर होता, तो फिर उस केस में आपका बिल कितने का आएगा? यदि एक ही मीटर लगा होता, मान फैक्ट्री के बाहर एक मीटर लगा दिया गया और उसी से सभी डिपार्टमेंट को सप्लाई दे दी गई है, क्या समझ में आ रहा है? बिल कितने आएंगे? एक ही बिल आएगा। इस मीटर में पता लगा 5,000 यूनिट आई है और एक यूनिट 10 रुपए के हिसाब से पावर का खर्चा कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। कितना खर्चा आ जाएगा? उसमें 50,000 आ जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब पॉइंट आ रहा है कि जो 50,000 का बिल आपके सामने आ रहा है, ये बिल एक आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, तो उसका कौन सी कॉस्ट हो गई? कौन सी कॉस्ट हो गई? ज्वाइंट कॉस्ट। और ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना पड़ेगा किसमें? D1, D2 और किसमें? D3 और किसमें? D4। उसे बांटने के लिए क्या चाहिए? रेशो चाहिए होगी। जैसे पार्टनरशिप में तो फॉर्म में वो एक प्रॉफिट कमा दिया और यदि 4 पार्टनर है तो 4 में बांटना पड़ेगा, 2 है तो 2 में बांटना होगा, 3 है तो 3 में, तो सबके प्रॉफिट बांटने के लिए क्या चाहिए होती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए होती है। उसी तरीके से यहाँ पर इस पावर का खर्चा इन चारों डिपार्टमेंट का ज्वाइंटली आपको दिखाई दे रहा है 50,000 रुपए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता लगाना पड़ेगा कि D1 डिपार्टमेंट के लिए इस 50,000 में तो 5,000 यूनिट आई है, उसमें से कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है? इस 5,000 में से D2 के लिए कितना हुआ? D3 के लिए कितना हुआ? D4 के लिए कितना हुआ? तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? सब मीटर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? सब मीटर। यदि मैं हर डिपार्टमेंट में जो पावर सप्लाई हो रही है यहाँ पर एक सब मीटर ऐड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि इस 5,000 यूनिट में हर डिपार्टमेंट के लिए कितनी यूनिट यूज हुई है। पता लगा यहाँ पर 1000 यूनिट यूज हुई थी, इस मीटर की बदौलत। इस मीटर से पता लगा कितनी यूनिट है? 1000। यहाँ पे है 1500 यूनिट, यहाँ पे आपके पास है 2,000 यूनिट और यहाँ पर कितनी आपकी 500 यूनिट। टोटल यूनिट कितनी आ रही है? 5,000। बिल कितने का? 5,000। पैसा हमारे सब मीटर एक्यूरेट आंसर दे रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो सकता है 2-4 यूनिट, फिर भी हम मान के चलेंगे अप्रॉक्सीमेटली आंसर सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 यूनिट, 1500 यूनिट, 2,000 यूनिट और 500 यूनिट की रेशो निकालनी पड़ेगी और उस रेशो में 50,000 को क्या करना होगा? बांटना पड़ेगा। तो यदि किसी क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट गिवन हो और आपको रेशो में बांटना पड़े तो आप उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं अपॉर्चनमेंट। तो एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट में क्या फर्क हुआ? एलोकेशन में सेपरेट कॉस्ट गिवन होती है और अपॉर्चनमेंट में ज्वाइंट कॉस्ट गिवन होती है। तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें क्या गिवन होता है? सेपरेट कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट और यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबकी आपको ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी होगी। रेशो तो आप क्या लिखोगे? नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर रिक्वायर्ड। ठीक है। यहाँ पर पहले ही जितने डिपार्टमेंट है सबका खर्चा अलग अलग दे रखा होगा। जैसे मान लो 2 डिपार्टमेंट लीजिए एग्जांपल में D1, D2, तो यहाँ की कॉस्ट मान लीजिए 10,000 रुपये दे रखी है, यहाँ की कॉस्ट 15,000 दे रखी है। मुझे बांटना ही नहीं पड़ा, पहले से डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ। पर यहाँ पर मेरे सामने दिक्कत क्या है? मुझे टोटल 25,000 रुपये कॉस्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है? 25,000। और 25,000 की कॉस्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा? D1 और D2 में बांटना पड़ेगा। और बांटने के लिए क्या चाहिए? बांटने के लिए क्या चाहिए? एक रेशो चाहिए। तो मान लो क्वेश्चन में जो रेशो आपको दे रखी है वो सपोज करते हैं 3:5 दे रखी है या 3:4 दे रखी है, कोई भी रेशो दे सकते हैं या 2:3 दे देते हैं। सिंपल लिया मैंने 2:3। तो 25,000 को 2:3 में बांटना पड़ेगा। कितना आएगा? 10,000 और 15,000। मतलब 25,000 रुपये को हमने 2:3 में बांटा, 2/5
और यहाँ पे हमने लिखा 15,000, इसे निकालने के लिए क्या किया हमने 25,000 को मल्टीप्लाई किया किससे 3/5 से। बात समझ में आ रही है सबको? तो दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया? एलोकेशन और किसमें? अपोर्शनमेंट। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं अलग अलग। मान लो डेप्रिसिएशन की बात करें, एक मशीन है तो डेप्रिसिएशन कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा उस मशीन का, बट वो मशीन सभी डिपार्टमेंट में यूज होगी, 3 डिपार्टमेंट है, तीनों में एक ही मशीन यूज होती है। तो फिर ऐसे केस में डेप्रिसिएशन का खर्चा पूरे तीनों में क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। कौन सा केस होगा? एलोकेशन या अपोर्शनमेंट? अपोर्शनमेंट, क्योंकि मशीन कितनी है? एक। डेप्रिसिएशन कितना है? एक। यूज कितनी जगह है? 3 डिपार्टमेंट, D1 डिपार्टमेंट, D2 डिपार्टमेंट और D3 डिपार्टमेंट। दिक्कत क्या है? खर्चा एक है और बांटना किसमें? 3 जगह बांटना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी? रेशो चाहिए। तो जहां ज्वाइंट कॉस्ट गिवन होती है और रेशो वो ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए चाहिए होती है, तो समझ लो आपको कौन सा काम करना पड़ेगा? अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अच्छा मान लो 3 डिपार्टमेंट है, तीनों की अपनी अपनी मशीन है, मशीन 1 डिपार्टमेंट 1 में यूज होती है, मशीन 2 डिपार्टमेंट 2 में यूज होती है, मशीन 3 डिपार्टमेंट 3 में यूज होती है। तो तीनों का डेप्रिसिएशन क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन आएगा, किसका खर्चा माना जाएगा? D1 का। मशीन 2 का डेप्रिसिएशन D2 का। मशीन 3 का डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मशीन एक दूसरे के काम नहीं आ रही। मशीन 1 से D1 के लिए यूज होगी, D2 और D3 के लिए यूज नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन का खर्चा आपको फटाफट से मिल गया। पहले केस में मशीन 1 की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। दूसरे केस में 12 लाख का 10%, 1,20,000। तीसरे केस में मशीन की कॉस्ट है 15 लाख, 10% कितना हुआ? 1.5 लाख। तो इसका मतलब 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000, तीनों का डेप्रिसिएशन क्या आ गया? अलग अलग आ गया। क्या बांटना पड़ा? कौन सा केस है? एलोकेशन है, अपोर्शनमेंट है? तो एलोकेशन और अपोर्शनमेंट में क्या डिफरेंस है, कौन बताना चाहेगा मुझे? आदमी को यार कैसे ना करो, बताओ आप बताओ। हर डिपार्टमेंट की हमें इंडिविजुअल कॉस्ट पता होती है। अपोर्शनमेंट में हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट सेपरेट ना देके हमें सभी डिपार्टमेंट की टोटल ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी होगी। और ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल कॉस्ट निकालने के लिए एक सुटेबल बेस है जिसे हम कहते हैं रेशो। जिस रेशो में हमें क्या करना पड़ेगा? वो ज्वाइंट कॉस्ट को काटना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यदि हर डिपार्टमेंट का खर्चा आपको पहले से निकाल के दिया हो तो समझ लो क्वेश्चन में आपको कौन सा काम करके दिया हुआ है? एलोकेशन का। और यदि हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको ना दे रखी हो सेपरेटली, टोटल अमाउंट दे रखा सारे डिपार्टमेंट का और सुटेबल रेशो में से काटना पड़े, तो उसे क्या कहेंगे? अपोर्शनमेंट। बात समझ आ रही? तो एक बार ये जो पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा हुआ लैंग्वेज सारी उसको पढ़ लो, जितना मैंने भी समझाया है वो सब यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड मींस चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर व्हेन सच ओवरहेड हैज बीन इनकर्ड डायरेक्टली फॉर दैट कॉस्ट सेंटर। जैसे मैंने क्या कहा था, D1 के लिए अलग से मशीन खरीदी गई है, D2 डिपार्टमेंट के लिए मशीन 2 खरीदी है, D3 डिपार्टमेंट के लिए मशीन 3 खरीदी हुई है। तो हर डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन क्या आएगा? अलग अलग आएगा। डायरेक्टली पता लग गया ना? डायरेक्टली पता लग गया। D1 का डेप्रिसिएशन 1 लाख था, D2 का कितना था? 1,20,000 और D3 का कितना था? 1,50,000। उसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में सेपरेट इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है। हर डिपार्टमेंट का हमें अलग से मीटर परचेज करके सरकार से अलग इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, तो सबका बिजली का बिल हमें निकालना पड़ेगा, निकाल के सरकार को दे देगी, खुद ही देगी। हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें से बिल देखना है कितना बिल आया इस डिपार्टमेंट का, तो बांटना पड़ेगा। पहले से बैठा हुआ मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके ऑलरेडी आपको मिल गया। उसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई खर्चा डायरेक्टली आपको पता चल जाए कि डिपार्टमेंट का कितना है बिना डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या माना जाएगा? एलोकेशन। पर ध्यान रखना ओवरहेड नाम का देंगे उसका, जब कौन सी कॉस्ट होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। If the overhead is directly related to a particular cost center or department, it is charged to that department. Allocation involves identifying overhead to a particular cost center. Allocation क्या बताता है कि किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Allocation is allotment of whole items of indirect cost to cost center without any division. Any division का मतलब क्या है? बिना बांटे, बिना बांटे। यदि मुझे पता चल जाए किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? एलोकेशन। इस समय आप यहाँ पे बैठे हुए क्लास में, एसी चल रहा है, बिल आएगा, वो बिल एक स्टूडेंट के लिए सबके लिए, उसका जो बिल आएगा इस रूम का वो ज्वाइंट कॉस्ट होगी। मुझे रेशियो में क्या करना होगा? बांटना पड़ेगा। ठीक है ना? अब मान लो यहाँ पर मैंने 2 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, एक क्लासरूम और दूसरा ऑफिस, और एसी का जो बिल आ रहा है वो एसी दोनों जगह यूज हो रहे हैं, तो जो बिल आएगा वो तो दोनों डिपार्टमेंट का क्या आएगा? सेम ही आएगा, एक ही बिल आएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कितना एरिया क्लासरूम के लिए यूज हो रहा था, कितना एरिया ऑफिस के लिए यूज हो रहा था। एक बेस पे यूज होता है। दूसरा जो आपका बिल आ रहा है पावर का खर्चा है, उसमें मुझे चेक करना पड़ेगा कितने हॉर्स पावर कैपेसिटी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्टडी रूम में, और कितने हॉर्स पावर इलेक्ट्रिसिटी हम ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा बेस हो गया। लाइट पॉइंट को बेस ले सकते हैं कि कितने लाइट पॉइंट ऑफिस में यूज हो रहे हैं, कितने लाइट पॉइंट स्टडी रूम में, क्लासरूम में यूज हो रहे हैं। तो बहुत सारे बेसिस आपको क्वेश्चन में रखेंगे, तो मोस्ट सुटेबल बेस होगा आपको क्या करना होगा? ढूंढना पड़ेगा। तो किस खर्चे के लिए कौन सा बेस होगा वो ढूंढना आपका काम है। पहला पॉइंट तो क्या है? ये पता लगाना कि खर्चा बांट के दे रखा है या बांटना पड़ेगा। तो यदि कोई खर्चा पहले से डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है तो आपका काम क्या है? मुश्किल है आसान? आसान है। सपोज करते कोई प्रॉपर्टी है, फादर ने प्रॉपर्टी खरीदी है करोड़ की, और उन्होंने डिसाइड कर लिया मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे 2 बेटे झगड़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, उन्होंने पहले क्या कर दिया? बांट दी प्रॉपर्टी। 2 फ्लोर बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर छोटे बेटे के नाम पे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड बेटे के नाम पर। अब बताओ मरने के बाद झगड़ा होगा भाई? क्यों नहीं होगा? डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही हो चुका। झगड़ा होगा, फादर चले गए बिना बताए, क्या तेरा कौन सा फ्लोर है, तेरा कौन सा फ्लोर है। अब बड़ा कहता है मुझे ग्राउंड फ्लोर चाहिए, छोटा कहता है मुझे ग्राउंड फ्लोर चाहिए, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है? या हो सकता है दोनों लड़के किसके लिए? फर्स्ट फ्लोर की। तो झगड़े का सवाल कब आ रहा है? जब आपने किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट ना किया और उस पर कब्जा कितने लोगों का? 2 या 2 से ज्यादा लोगों। तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों का उस पर ऑनरशिप होगी, हक होगा, तो उसे बांटने के लिए क्या चाहिए होगी? रेशो चाहिए होगी। बात समझ आ रही है? सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, सपोज करते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कितने फ्लोर हो गए? ग्राउंड फ्लोर मिला के 4 फ्लोर हो गए, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए आपने गार्ड रखे हुए हैं, गार्ड एक रखा हुआ है। बिल्डिंग कितनी है? एक है, लेकिन फ्लोर कितने? 4। गार्ड को सैलरी कितनी बार मिलेगी? एक ही बार मिलेगी। उसका काम क्या था? बिल्डिंग की चौकीदारी करना, गार्ड का काम करना। तो कौन से फ्लोर के लिए गार्ड का काम करना होगा? एक के लिए, सबके लिए? सबके लिए। उसका मतलब क्या हुआ? फ्लोर 4 है, पैसे कितने बार दे रहे हैं? एक बार। कौन सी कॉस्ट है? ज्वाइंट कॉस्ट है या सेपरेट कॉस्ट है? ज्वाइंट कॉस्ट है। इसका ये गार्ड को 20,000 महीना दिया जाता है 4 फ्लोर की सेफ्टी करने के लिए, तो चारों को उसका क्या करना पड़ेगा? खर्चा दिया करना पड़ेगा। तो यदि सभी फ्लोर का एरिया बराबर है, सभी फ्लोर का एरिया बराबर है, तो हमें 1:1 के रेशो में 20,000 को करना होगा, बांटना पड़ेगा। कौन सा काम कर रहा हूं? एलोकेशन का या एब्जॉर्प्शन का? हां जी, एलोकेशन का या अपोर्शनमेंट का? अपोर्शनमेंट। क्योंकि यहां पे कौन सी कॉस्ट गिवन है? ज्वाइंट कॉस्ट गिवन है। अपोर्शनमेंट की बड़ी बात लिखा हुआ मैंने। Apportionment of overhead means those overheads which are not directly identifiable with any particular production or cost center are distributed over the department or cost center on some equitable basis. अरे जहां भी suitable base आपको देखना पड़े, जैसे मैंने अभी रेशो क्या दी थी 1:1:1:1, ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि सभी फ्लोर का एरिया क्या था? सेम था। उसका मतलब क्या हुआ? गार्ड सभी के लिए बराबर एरिया की सेफ्टी कर रहे हैं, तो रेशो क्या ली मैंने? 1:1:1:1। अच्छा, हर गार्ड का सेपरेट गार्ड रखा था हमने, तो फिर कौन सी कॉस्ट होती? इंडिविजुअल कॉस्ट होती। ग्राउंड फ्लोर वाले ने अपना गार्ड रखा हुआ, फर्स्ट वाले ने अपना रखा हुआ, सेकंड वाले ने अपना, थर्ड वाले ने अपना। यदि हर फ्लोर अपना गार्ड सेपरेट रखेगा और वो सबकी सैलरी अपनी दे रहे हैं, कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 8,000, कोई 3,000, कोई 10,000 अलग अमाउंट दे रहे हैं, तो क्या किसी को किसी पे बढ़ जाएगा? नहीं। तो उस केस में कौन सा केस माना जाएगा? अपोर्शनमेंट या एलोकेशन? एलोकेशन। बात समझ आ रही?
यदि आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और सबको आपने कोल्ड ड्रिंक अलग अलग सर्व किया, एक एक 10 प्रोवाइड कर दी और एक 10 आपकी 30 रुपीज की आती है, कौन सा केस है? एलोकेशन। 2 लीटर की आपने थम्स अप खरीदी, सबको ग्लास में डाल दी, किसी को थोड़ी सी कम, किसी को थोड़ी सी ज्यादा, कौन सा केस है? अपोर्शनमेंट। खर्चा एक बार हुआ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का फायदा 5 लोग बैठे थे 5 को मिला, बस समझ रहे? तो कोल्ड ड्रिंक का खर्चा किसमें कितना डाला जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसको कितनी कोल्ड ड्रिंक सर्व की है वो देखना पड़ेगा। किसी को ग्लास छोटा दिया तो उसकी क्वांटिटी कम होगी, किसी को बड़ा ग्लास दिया तो क्वांटिटी ज्यादा होगी, किसी को लार्ज ग्लास दिया तो उसकी क्वांटिटी और ज्यादा होगी। तो हमें क्वांटिटी की रेशो निकालनी पड़ेगी और रेशो में जो हमने 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए की खरीदी है, 90 की कितने की खरीदी है, उस 90 रुपए को रेशो में क्या करना होगा? बांटना पड़ेगा। तो यदि खर्चा करने के बाद आपको किसी रेशो की रिक्वायरमेंट पड़े ताकि हर बंदे का अलग अलग कोल्ड ड्रिंक का खर्चा पता चल सके, तो आप उसे क्या नाम दोगे? अपोर्शनमेंट। और यदि सबको आपने सेपरेट टिन पकड़ा दी तो आपको पहले से पता है 30 रुपए की, दूसरे को कितने की दी है, 30 रुपए की, तीसरे को कितने की दी है, 30 रुपए की, तो सबका खर्चा बांटना पड़ेगा। पहले से पता कितना कितना है, पहले से पता कौन सा केस हो गया? एलोकेशन। बहुत सारे एग्जांपल हो गए, समझ में आ गई सबको? एक बार पढ़ लो तो मैंने लिखा होगा सारा। तो जब खर्चों को बांटने के लिए रेशो की रिक्वायरमेंट हो, अपोर्शनमेंट है, और जब खर्चों को बांटने के लिए रेशो की रिक्वायरमेंट ना हो, कौन सा केस है? एलोकेशन। अच्छा, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट से पता क्या लगता है? एलोकेशन और अपोर्शनमेंट से हमें पता क्या लगता है? लिखा भी सब यहाँ तक, मतलब पढ़ने का काम तो पढ़ लिया। अब ध्यान से समझो, मैं पॉइंट बता रहा हूँ। मेन पॉइंट अब से आपका शुरू होता है। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? हमें निकालना है टोटल ओवरहेड कॉस्ट किसकी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ से मेन पॉइंट आपका शुरू होता है आज की क्लास का। हमें क्या निकालना है? आज की क्लास में क्या सीखना चाहते हैं कि जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनकी टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है उसको प्रोड्यूस करके सेल डिपार्टमेंट को देना। सेल डिपार्टमेंट का काम क्या है? कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी देना, उनकी सेलिंग प्राइस बताना, उनको बेचना और उनसे पैसे लेना, मतलब सेल करने का काम किसका है? सेल डिपार्टमेंट का। उसके बाद क्या कंपनी का काम खत्म हो जाता है? क्या आपको लगता भी है कौन सा डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो गया? आपका सेल सर्विस डिपार्टमेंट, जिसको कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। अब जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा उस प्रोडक्ट में कोई उसको डिफेक्ट नजर आता है, कोई खराबी नजर आती है, क्या करेगा वो? सेल डिपार्टमेंट के पास आएगा या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आएगा या सर्विस डिपार्टमेंट के पास जाएगा? सर्विस डिपार्टमेंट के पास जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट क्या करेगा? भाई आपको इस सर्विस के 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। यदि वो पैसे कस्टमर ने दे दिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने खर्चा किया और आपने किससे पैसे ले लिए? कस्टमर से ले लिए। लेकिन यदि गुड बेस्ड टाइम सेल डिपार्टमेंट ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कस्टमर को क्या कहा? 5 सर्विसेज फ्री मिल रही है आपको। आज आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो कितनी सर्विसेज फ्री है? तो यदि 5 सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी और एक सर्विस का खर्चा मान लो 3,000 रुपए, तो 5 सर्विस का खर्चा कितना है? यदि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ना बोला होता तो जब हमारा कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में आता हमें कितने रुपए देके जाता? 3,000 रुपए देके जाता। आता तो 3,000 रुपए देता, नहीं आता तो नहीं आता। बट जैसे आपने फ्री कॉस्ट दे दी, फ्री ऑफ सर्विस दे दी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है? सर्विस करवा लो अपने प्रोडक्ट की, पैसे मत दो। इससे नुकसान किसका है? किसका नुकसान है? मैन्युफैक्चरर का नुकसान है। मैन्युफैक्चरर का काम क्या था? प्रोडक्ट बनाकर सेल डिपार्टमेंट को देना, सेल डिपार्टमेंट का काम था कस्टमर को बेचना, और सेल डिपार्टमेंट का प्रेशर क्या था? सेल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सेल का उन्होंने क्या किया? कस्टमर को बेवकूफ बना के 5 सर्विस क्या मिलेगी? फ्री। अब कस्टमर ने कहा मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करता, मुझे रिटर्न में लिख के दो कि 5 सर्विस क्या है? फ्री। तो हमने क्या कर दिया? एक सर्विस कूपन बना दिया जिसपे कितने कूपन लिख दिए? 5, कि पहले 5 सर्विस फ्री मिलेगी, उसके बाद क्या होगी? फ्री। अब जब भी कस्टमर सर्विस सेंटर में जाएगा पहले 5 बार 3,000 रुपए के हिसाब से कितने रुपए देंगे? टोटल 15। क्या हो देगा? जैसे ही सर्विस डिपार्टमेंट पैसे मांगेगा वो कूपन दे देगा और 5-3,000 उसके क्या देंगे? माफ हो देंगे। तो 3,000 का नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर को बात पता लग गई कि हिंदुस्तान के कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब उनको कोई फ्री के नाम से जरूर दो। यदि आज फ्री 5 सर्विस ना होती तो हमारा प्रोडक्ट ना खरीदते, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेता, इससे हमारी सेल क्या होती? कम हो जाती। तो अब उन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछा ये 15,000 रुपए का जो हमें नुकसान हो रहा है तो कैसे वसूल किया जाए? तो उन्होंने कहा एक आसान तरीका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को समझाओ। क्या समझाओ? कि प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट में जोड़ दें। क्या मानी? सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को क्या कर दो? सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आएगी उसे भी क्या कर दो? तो वो अपनी कॉस्ट जब भी बताएंगे कौन सी कॉस्ट बताएंगे? अपनी खुद की कॉस्ट प्लस किसकी कॉस्ट? सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट। अपनी कॉस्ट मान लीजिए हम सपोज करते हैं 2 लाख रुपए, कितनी कॉस्ट है? और 15,000 वाली कॉस्ट होगी। तो अपनी कॉस्ट को कितनी बताएं आप? 2,15,000। सेल डिपार्टमेंट क्या करेगा? 2,15,000 रुपए हमारी कॉस्ट है और हमें 55,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो हम अपना कस्टमर को प्रोडक्ट कितने में बेचेंगे? और 2,70,000 रुपए जब कस्टमर से मैं ले लूंगा तो क्या कहूंगा? आपको कितनी सर्विसेज फ्री मिल रही है? 5। कस्टमर खुश, हम भी खुश। हम क्या खुश है कि 2,70,000 रुपए जब हमने कस्टमर से लिए तो उसमें 15,000 की रिकवर कर चुके हैं, करने हैं। अरे करिए, जैसे 2,70,000 रुपए हमें कस्टमर से मिला इस बार उसमें 2,15,000 की कॉस्ट रिकवर हो गई और 2,15,000 की कॉस्ट में ये 15,000 की तो आ गई। अब कस्टमर आएगा 5 सर्विस, हमें 15,000 रुपए मिल चुके हैं, तो तुम्हें लगता है कोई कस्टमर फ्री सर्विस छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। बस समझो, हिंदुस्तान में पैसा देकर सर्विस लेना पसंद नहीं करते हम लोग। आप भी और मैं भी, सब लोग शामिल हैं उसमें। हम क्या चाहते हैं? सर्विस क्या मिले? फ्री। तो फ्री कैसे मिलती है? उसके पहले ही आपसे पैसे ले लिया। इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ? एक तो उनकी सेल बढ़ी, दूसरा फायदा क्या हुआ? उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कस्टमर को कि जो प्रोडक्ट हम आपको बेच रहे हैं उसमें 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 2 साल तक दिक्कत क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 2 साल तक कितनी सर्विसेज कराना टाइम पे जरूरी था? 5 सर्विसेज। और उन्हें पता था कस्टमर टाइम पे कभी आएगा नहीं, तो टाइम पे बनाने का तरीका क्या? कि सर्विस क्या दो? फ्री। साथ में टाइम लिमिट दो कि पहला कूपन कितने महीने के लिए वैलिड है? 2 महीने। 2 महीने बाद आप आओगे कूपन क्या रहेगा? इनवैलिड। तो कस्टमर सारे काम छोड़ के क्या करेगा? सर्विस कराने आएगा नहीं आएगा? यदि वो जॉब पे जा रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या? आज लास्ट डेट है, ऑफिस में फोन करेगा मेरी तबीयत खराब हो गई है, कहाँ जाएगा? सर्विस कराने। उसे पता है जॉब की एक दिन की सैलरी करके 500 रुपए करनी है और यहाँ कितने का नुकसान है? 3,000 का नुकसान है। बस समझ में आ गया? तो सारे लोग क्या होंगे? टाइम पे अपने प्रोडक्ट की सर्विस कराएंगे। खुद ही जाएगा किसी और को भेजेगा, कंपनी में फोन करेगा भाई साहब खुद ही पिक कर लो, खुद ही ड्रॉप कर देना हमें, और हमारी सर्विस आदि कर दो। तो कंपनी ने वादा क्या किया था कस्टमर तक कि 2 साल तक हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगा। अब ये पूरा कैसे होगा? जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की सर्विस टाइम पे टाइम पे बना नहीं सकता क्योंकि पैसे देने पड़ते थे। हमने उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा? पहले उसके पैसे लेकर उसे 5 सर्विसेज फ्री दे दी। ये एग्जांपल ज्यादातर होता है 2 व्हीलर के केस में, 4 व्हीलर के केस में, बस के केस में। जो भी कंपनी अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं वो अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए साथ में गारंटी क्या देते हैं? 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसलिए दिक्कत नहीं आएगी तो सर्विस क्या मिलेगी? फ्री। तो सारा काम छोड़कर हम क्या करेंगे? फ्री सर्विस के चक्कर में चले जाएंगे। और जो प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने बराबर से क्या कर दी? ठीक कर दी। हमें विश्वास हो गया कंपनी बहुत अच्छी है, 5 सर्विस फ्री देती है, जो वादा किया वो वादा पूरा कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? अब जितने लोग मुझसे पूछेंगे ऐसे गाड़ी कैसे चल रही है, आपने खरीदी है, कहूंगा बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया गाड़ी आ सकती नहीं।
दूसरी कंपनी को बात पता लगी हमारी सेल घट गई, इसकी सेल बढ़ गई, उसने 5 सर्विस कितने कर दिए, 6 कर दिए, किसी ने 7 कर दिया, किसी ने 8। जितने ज्यादा सर्विस कूपन फ्री मिल रहे हैं समझ लो उतनी सर्विस कॉस्ट पहले ही आपसे रिकवर हो चुकी है। तो हिंदुस्तान में कोई फ्री है, हिंदुस्तान के बाहर भी कोई फ्री नहीं है, ठीक है ना। कौन कोई भी पर्सन को फ्री देगा भाई, पैसे लगा रहा है आपसे, पैसे ले रहा है, पर कितना के बाद पहले ले लेगा, बाद में लेने में दिक्कत क्या है, ये कस्टमर देना दे पता नहीं टाइम पे आएगा नहीं आएगा। कल को 2 महीने बाद करवानी थी कार की, साल निकल गया उसने सर्विस नहीं कराई, परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन रहेगी ना। लॉस की माइलेज बढ़नी चाहिए, सर्विस के बाद माइलेज कम जाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी घटती जाएगी। वो लोगों को क्या कहेगा, मैं तो फंस गया, आप जिंदगी में कार इस कंपनी की मत खरीदना, कंपनी की गुडविल क्या होगी, खराब होगी, गलती हमारी, ब्लेम हमने किस पर डाल दिया, कंपनी में डाल दी, बस समझ में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अब हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि जब आप अपना खर्चा कर बैठोगे तो आप अपनी कॉस्ट को हमें बताओगे, साथ में किसकी कॉस्ट भी हमें बताओगे, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी अपनी कॉस्ट में जोड़कर बताओ, क्योंकि आपने यदि 15,000 अपनी कॉस्ट में जोड़ के नहीं बताई तो फिर हम कस्टमर से 2,15,000 की जगह केवल कितने मांग पाएंगे, 2 लाख, और 55,000 हमारा प्रॉफिट है, हम चाहते हैं तो हमें कितने रुपए मिल पाएंगे, तो हमें कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा, 15,000 का नुकसान हो जाएगा। तो तरीका कैसा लगा कंपनी का, बढ़िया ना, गुडविल भी बढ़ रही है, सेल भी बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा, और क्या चाहिए, और पैसा पहले कस्टमर से आ चुका, अब वो सर्विस कराए ना कराए, पहले पैसे आपने से ले, कोई भी चीज आप लेते हो किसी से उसके पैसे पहले समझो आपके पास से जा रहे, यदि वो पर्सन से फ्री के नाम से दे रहे हैं। अच्छा, इसे कहते क्या, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डालने को कहते क्या, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 3 पॉइंट हो गए ना, पहला पॉइंट कौन सा हो गया, एलोकेशन, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अपोर्शनमेंट, और तीसरा पॉइंट आपके पास हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। समझ क्यों करना जरूरी है, यदि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो हमें कस्टमर से नहीं मिल पा रही फ्री कॉस्ट की वजह से, फ्री सर्विस कूपन की वजह से, वो नुकसान हो जाएगा कंपनी का, वो नुकसान ना हो उसके पैसे हमें किसको बताने पड़ेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने द्वारा जो खर्च किया गया अमाउंट प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट जो थी उसमें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सेल डिपार्टमेंट के पास जो कॉस्ट पहुंचेगी वो कौन सी कॉस्ट पहुंचेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट। समझ में आ गया सारा कुछ। अब एक बड़ी समस्या आ रही है यहाँ पर, यदि सर्विस डिपार्टमेंट 2 या 3 या 4 हुए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी 2 3 4 हो सकते हैं, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, बात नहीं समझ मेरी, मेरा पॉइंट यहाँ पर क्या था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक है P1 और दूसरा कौन सा है P2, SD का मतलब सर्विस डिपार्टमेंट S1 और S2। इनका खुद का खर्चा कितना हो चुका है, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, यहाँ पर 15,000 रुपए खर्च हो चुका है, यहाँ पर 20,000 रुपए खर्च हो चुका है। अब दिक्कत क्या है, ये 15,000 का खर्चा किसको बियर करना है, 20,000 का खर्चा किसको बियर करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बियर करना है। अब लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने, उसका मतलब 15,000 का कुछ बर्डन P2 के पास जाएगा और कुछ बर्डन P1 पे जाएगा। इसी तरीके से जो 20,000 का बर्डन है उसमें कुछ खर्चा P2 को बियर करना पड़ेगा, कुछ खर्चा P1 को बियर करना पड़ेगा। कितना कितना 15,000 का कितना खर्चा यहाँ बांटूं, 20,000 का कितना खर्चा इन दोनों में बांटूं, उसके लिए बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं। किस चीज के मेथड है, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को किससे बांटना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और उसे बांटने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका खर्चा इन दोनों पे भी आएगा और ये 20,000 का खर्चा भी दोनों पे आएगा। कितना कितना आएगा वो अमाउंट आपको ढूंढने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या नाम है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आपके पास है नॉन रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल, और तीसरा आपके पास है रेसिप्रोकल। क्या हमें सारे मेथड पढ़ने, जवाब है हाँ, सारे मेथड पढ़ने आपको, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन रेसिप्रोकल और कौन सा है, रेसिप्रोकल। आज की क्लास में पहला पॉइंट क्या था, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, जिसका मतलब है जितने भी डिपार्टमेंट आपकी फैक्ट्री में, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है चाहे आपका सर्विस डिपार्टमेंट है, यदि हर डिपार्टमेंट के खर्चे आपको इंडिविजुअली सेपरेटली गिवन है और आपको से बांटने के डिपार्टमेंट ना हो तो मानेंगे वो क्या चीज आपके लिए, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। दूसरा आपके पास है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, जिसका मतलब है ओवरहेड का जो अमाउंट है वो एक बार देखा है सभी डिपार्टमेंट का ज्वाइंटली, तो आपको सुटेबल रेशियो में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। एलोकेशन अपोर्शनमेंट के बाद, एलोकेशन अपोर्शनमेंट के बाद हमें सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा किसमें ऐड करना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ऐसा करने से क्या होगा, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कम हो जाएगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा। मान लो मैं सर्विस डिपार्टमेंट हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैंने 500 रुपए खर्च किए और वो 500 रुपए का बर्डन आप पे डाल दूं तो मेरे 500 रुपए मेरे कम हो गए, क्योंकि उसके पैसे मैंने किससे ले लिए, आपसे ले लिए। तो आपके 500 रुपए कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी, मेरी 500 रुपए कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो खर्चा मैंने किया था उसके सारे पैसे किससे ले लिए, आपसे ले लिए। जैसे मान लो आप क्लास खत्म होने के बाद अपने घर जा रहे हैं और आपके पेरेंट्स का फोन आ गया, बेटा मार्केट में हो, कहां पे हो, क्लास में हो, मैंने कहा रास्ते में घर आ जाए, उन्होंने कहा जब घर आ जाओ तो घर का 2-3 सामान आपको बता रहा हूं लेके आना। सामान कितने का था, मान लो 1000 रुपए का था, खर्चा अभी किसकी जेब से हुआ, आपकी जेब से सामान का भी लेके आ लो। जैसे ही घर पहुंचोगे किसको तलाश करने लगोगे, जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया था, मदर ने, तो मदर के पीछे पहुंचोगे, काय मम्मी काय मम्मी काय मम्मी, नारा लग जाएगा। फादर ने ऑर्डर प्लेस किया होगा तो फादर को घर में ढूंढोगे, क्यों, मेरे दिमाग में टेंशन क्या चल रही है, 1000 रुपए किससे लेने, बात समझ आ रही है। यदि वो 1000 रुपए का खर्चा सारा का सारा मदर से लेने तो मदर को ढूंढोगे, सारा पैसा फादर से लेने तो फादर को ढूंढोगे, दोनों से लेने तो दोनों को ढूंढोगे। हो सकता है 1000 रुपए का सामान है उसमें कुछ सामान मदर का हो, कुछ सामान फादर का। भाई उन्होंने कहा मार्केट में भाई मेरा भी सामान देना, मेरा भी सामान देना, तो मतलब दोनों का 500 रुपए सामान का, किससे मांगोगे, दोनों से 500 रुपए मांगोगे। तो जैसे दोनों से 500 रुपए आपको मिल जाएंगे, उन दोनों की खुद की कॉस्ट 500 रुपए क्या होगी, बड़ी आपकी 1000 रुपए कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। जब तक वो पैसे आपको 1000 रुपए नहीं मिलेंगे खर्चा किसका था, आपका। लेकिन जैसे 500 वापस आ जाएंगे आपका 1000 का खर्चा क्या होगा, खत्म, पहले आपकी जेब से गया फिर आपकी जेब में वापस आ गया। तो जैसे ही आपका पैसा आपकी जेब में वापस आ जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपको सर्विस डिपार्टमेंट और पेरेंट्स क्या हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपने अपना पैसा किससे ले लिया, पेरेंट्स से ले लिया, तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा हुआ था वो पैसे वापस किसके पास आ गए, आपके पास आ गए ना। और आपका खर्चा 1000 रुपए हुआ था उसका बर्डन किसपे शिफ्ट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब ये 3 केसेस क्यों बने इनको समझना पड़ेगा। तो जरा एक बार पढ़ लो उसको, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पॉइंट को समझने से पहले जरा एक पॉइंट और समझाऊंगा। हमारे यहाँ कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इस चैप्टर में 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला प्राइमरी और दूसरा कौन सा,
सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आप यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट है P1 P2 S1 S2 कितने डिपार्टमेंट है? 4 डिपार्टमेंट। चारों डिपार्टमेंट का आपको खर्चा पता लगाना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट का खर्चा आपको क्या करना होगा? पता लगाना पड़ेगा। अब खर्चे बहुत सारे हो सकते हैं सभी डिपार्टमेंट के। जैसे पहला खर्चा होगा रेंट, दूसरा आपके पास होगा पावर, तीसरा आपके पास होगा लाइटिंग। ठीक है, ये सारे खर्चे आप क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको क्या पता लगा कि जितने भी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ हैं हमारी कंपनी में, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट है, उन सबकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? कौन सी कॉस्ट निकाली आपने? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को निकालने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला कौन सा काम है? या तो एलोकेशन का काम करना पड़ेगा या फिर कौन सा? एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि हर डिपार्टमेंट का खर्चा आपको सेपरेटली क्वेश्चन में क्या था? ये बनना। अपोर्शनमेंट का मतलब क्या है कि आपको सभी डिपार्टमेंट का खर्चा ज्वाइंटली देखा था और आपको क्या करना पड़ा? सब में बांटना पड़ा। अच्छा, खर्चा सबका अलग अलग देखा हो या बांटना पड़े? बाद में जब सबको ऐड कर देंगे तो आपको हर डिपार्टमेंट की ओवरहेड कॉस्ट पता चलेगी। ठीक है, पता लगने के बाद अगला काम क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट का बर्डन हमें किस पे शिफ्ट करना है? उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को किस पे ट्रांसफर करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर करना है। क्यों करना है? क्यों करना है? क्यों करना है? जल्दी बताओ भाई। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे क्यों ट्रांसफर करना है? क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया तो कस्टमर को फ्री सर्विस मिलेगी, उसका तो फायदा होगा। नुकसान किसका होगा? हमारा। और हम अपना नुकसान होने नहीं देंगे। उसका हमने तरीका क्या ढूंढा? कस्टमर को हमने क्या कहा? 5 सर्विस फ्री है, 5 सर्विस पे 15,000 रुपए का खर्चा आ रहा। वो कैसे? बातें तो मांग नहीं सकते बिकने के बाद, पर पहले तो ले सकते ना। तो पहले ले लिए कैसे? प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट में सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी क्या कर दी? ऐड कर दी। तो जो बनाने की कॉस्ट 2 लाख रुपए थी एग्जांपल में, वो कितनी हो गई? 2,15,000। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होगा कि कस्टमर को ये लगा कि मुझे सर्विस फ्री मिल रही है। और हमें फायदा क्या हुआ? हमने जो कस्टमर को प्रॉमिस किया था 2 साल तक हमारे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और टाइम पे सर्विस कराने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी और वो हमारा प्रोडक्ट का भी मार्केट में क्या करेगा? प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट पे करेगा। सबसे ज्यादा कस्टमर किससे अफेक्ट होता है? कंपनी के ऐड करने से या कस्टमर के बोलने से? कस्टमर के। मालूम है मैं तो कॉस्टिंग बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, उतना यकीन आपके दोस्त नहीं करेंगे जितना आपके बोलने पे करेंगे। आपने कहते समस्या से घटिया कोई नहीं पढ़ाता, काम ही खत्म होगा। मैं कितने अच्छा बोलूं, आपने कहते इनसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता। बात समझ रहे भैया? आपके आपने कैसा पढ़ाऊंगा? क्या पढ़ाऊंगा? अच्छा पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, बहुत बेकार पढ़ाऊंगा। एग्जांपल को समझने की कोशिश करें। तो कस्टमर की और पब्लिसिटी ज्यादा इफेक्टिव होती है कंपनी के ऐड से। कौन सी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बुराई करती है? कोई नहीं करती। लेकिन जो कस्टमर होता है वो बुराई भी कर सकती है, अच्छाई भी कर सकती है। बात समझ रहे? कंपनी ने भी तारीफ करती है अपने प्रोडक्ट की, कस्टमर ने भी तारीफ करी। अब जो नया कस्टमर जिसको प्रोडक्ट खरीदते हैं वो तो खुश हो गया यार, हर जगह से क्या सुनने को मिल रहा है? अच्छा ये सुनने को मिल रहा है, फटाफट से क्या करेगा? वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। बात समझ आ रही? तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा किस पे बांटना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। समझ आता है? मैंने शुरू में कहा था चैप्टर में बहुत है। तो जो बच्चा इस चैप्टर को 4 पार्ट में बांटकर चलेगा उसे तो आसान लगेगा। चारों को एक साथ लेकर चलेगा, पागल हो जाएगा। ठीक है ना? हर पॉइंट को सेपरेटली डील करना है। और चैप्टर की खासियत क्या है? आना जरूर एग्जाम में। ठीक है इतना? अब जब हम सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बांटते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा किस पे बांटते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो बांटने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए? मेथड चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए ना। या अपने मन से बोले इतना खर्चा तू क्या कर ले। तो हमें क्या चाहिए? मेथड्स। अभी मैंने मेथड के नाम आपको लिखाए थे। एक था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कौन सा है? नॉन रेसिप्रोकल, और तीसरा कौन सा है? रेसिप्रोकल। अभी तीनों का मतलब क्या पहले वो समझ लेते हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। कौन कौन से मेथड है एक बार फिर से लिखवा देते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा नॉन रेसिप्रोकल, और तीसरा रेसिप्रोकल। लिख लिया सबने? तो अभी आपके इस जो आज का लास्ट टॉपिक होगा जिसको हमने दिया था नाम पॉइंट नंबर 4, उसमें 2 पॉइंट आते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है जितने भी डिपार्टमेंट फैक्ट्री में थे आपके ऑर्गेनाइजेशन में थे, उसको बनाकर बेचने से संबंधित उन सभी डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या निकालनी है? अलग अलग निकालनी है। अब अलग अलग निकालते टाइम P1 P2 S1 S2 चारों डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ खर्चे आपको सेपरेटली देखे हो चारों डिपार्टमेंट के, तो आप उसे नाम दोगे एलोकेशन। और कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं तो चारों डिपार्टमेंट के क्या देखे हो? ज्वाइंटली। तो सुटेबल रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं? अपोर्शनमेंट। एलोकेशन अपोर्शनमेंट का काम होने के बाद चारों डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको सेपरेटली पता चलेगी। आप उसको क्या नाम दोगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम दोगे? प्राइमरी। इतना काम खत्म होने के बाद आपको मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है? स्टेप नंबर 2 क्या कहते हैं? तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा आप कस्टमर से नहीं ले पाएंगे, उसका बर्डन आपको किस पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट बढ़ी हुई किसको बताएगा? सेल डिपार्टमेंट को। और सेल डिपार्टमेंट बढ़ी हुई कॉस्ट किससे लेगा? कस्टमर से लेगा। तो इनडायरेक्टली सर्विस डिपार्टमेंट का बर्डन किस पे आएगा? कस्टमर पे आएगा। हम यही चाहते थे। तो सर्विस डिपार्टमेंट का बर्डन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। या दूसरा नाम क्या था? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बात समझ आ गई? तो टोटल कितने स्टेप हो गए? स्टेप 1 जिसमें सभी डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालनी है, और कितने काम होते हैं? एलोकेशन और अपोर्शनमेंट। और दूसरा आपके पास क्या है? चारों डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट का बर्डन किस पे शिफ्ट करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है इतना? अब मेथड के नाम भी लिखा हुआ है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कौन सा लिखा हुआ है? नॉन रेसिप्रोकल, और तीसरा कौन सा लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल। इसमें क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ने के लिए पहले मैं समझा दूं, फिर पढ़ोगे तो समझ में अच्छा आएगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं एक एग्जांपल की। और ये एग्जांपल मैं किसके लिए ले रहा हूं? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? यहाँ पर हमने कभी हमारे यहाँ पे P1 P2 S1 S2 कितने डिपार्टमेंट है? 4 डिपार्टमेंट है। S1 से मैंने पूछा क्या आप अपनी सर्विसेज S2 डिपार्टमेंट को देते हो? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? S1 डिपार्टमेंट से हमने पूछा क्या आप अपनी सर्विसेज S2 को देते हो? उसने मना कर दिया। हमने S2 से पूछा क्या आप अपनी सर्विसेज S1 को देते हो? उसने भी क्या कर दिया? मना कर दी। इस तरह जो कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज ना देते हो, ना S1 अपनी सर्विस S2 को दे रहा, ना S2 अपनी सर्विसेज S1 को दे रहा। तो ऐसे केस में S1 का और S2 का सारा खर्चा किस पे जाएगा? सारा खर्चा किस पे जाएगा? P1 और P2। उस केस को क्या कहते हैं? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन।
बात समझ आ गई? तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या समझ में आया कि कोई भी सर्वे डिपार्टमेंट का खर्चा एक दूसरे सर्वे डिपार्टमेंट पे ना जाएगा, सारा का सारा किस पे जाएगा? प्रोडक्शन पे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, इसका खर्चा 1 लाख रुपए, इसका 1,50,000 रुपए, ये 15,000 रुपए और ये 20,000 रुपए। और हमें क्वेश्चन में बता दिया कि S1 का बर्डन किस पे डालना है? P1 और किस पे? P2 में। किस रेशो में? 2:3 में। S2 का खर्चा किस पे बांटना है? P1 और P2 में। और रेशो आपको दे दिया, मान लीजिए 2:5 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, नहीं रेशो लेते, चलो 1:4। अब आप बताओ क्या करूं मैं? यानी 15,000 रुपए का खर्चा जो S1 का था, अब वो S1 से ट्रांसफर हो जाएगा, S1 से ट्रांसफर हो जाएगा किस पे? P1 और P2 में। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा? री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 डिपार्टमेंट या P2 या S2, क्या लिखना है? यानी री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट? S1। 15,000 रुपए का खर्चा किस रेशो में बांटना है? जरा बांटो, कितना आएगा? 15,000 को 2:3 में बांटेंगे, कितना आएगा? 6,000। क्या 15,000 का कोई बर्डन S2 पे डालना है? क्या 15,000 का कोई बर्डन S2 पे डालना है? क्यों नहीं डालना? क्योंकि मेथड का नाम कौन सा भाई? और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे, तब कोई सर्विस दे नहीं रहा तो कोई अपने पैसे आपसे मांगेगा? आपने मेरी मदद नहीं की, मैंने आपकी मदद नहीं की, मतलब मैंने आपको सर्विस नहीं दी, आपने मुझे सर्विस नहीं दी, तो क्या मैं आपसे अपने खर्चों का पैसा मांगूंगा? क्या मुझसे मांग सकते हो? मतलब जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, बात खत्म होगी ना। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। कौन सा? किस रेशो में? 20,000 रुपए का बर्डन S2 का, S2 से शिफ्ट होगा किस पे? P1 P2 पे। कितना कितना? 4,000, 16,000। क्या नोट किया आपने? मैंने तो नोट किया कि इन दोनों का खर्चा खत्म हो गया। जो 15,000 रुपए S1 ने खर्च किए थे, वो 15,000 रुपए उसने किससे ले लिए? P1 से 6,000 और P2 से कितने? 9,000। तो उसकी कॉस्ट कम हो गई, उसकी कॉस्ट कम हो गई, दूसरे की कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। फिर ब्रैकेट का मतलब माइनस, ब्रैकेट का मतलब माइनस। यदि ये माइनस हो गया तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस। तो उसका P1 की कॉस्ट बढ़ी, P2 की कॉस्ट बढ़ी और किसकी कॉस्ट घट गई? S1 की। ऐसे यहाँ पे देखो, ब्रैकेट लगा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पे कितना होगा? 1,10,000 और यहाँ पे कितना है? अच्छा एक बात बताओ, पहले टोटल कॉस्ट कितना था चारों डिपार्टमेंट का? चारों डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट कितना था? चारों डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट कितना था? 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख और दोनों का कर दो 2,85,000। अब कितना है? अब कितना है? ये चमत्कार है, कुछ नॉर्मल केस है? नॉर्मल का कोई चमत्कार नहीं है। पहले जो 4 लोगों का खर्चा था, अब 4 से किस पे आ गया? 2 पे आ गया। इस मेथड में आपने क्या फील किया, क्या नोट किया कि S1 का बर्डन किस पे नहीं गया? S2 पे। और S2 का बर्डन S1 पे नहीं गया। ऐसे केस को क्या कहते हैं? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है उनकी कॉस्ट का बर्डन सिर्फ कौन क्या करेगा? ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट नहीं बियर करेगा एक दूसरे का खर्चा। ऐसा करके अपना सॉल्यूशन निकालते हो तो आप उसे क्या कहते हो? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नोट कर लीजिए। कोई पॉइंट रिपीट करना है तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होगा सबका। दूसरा केस कौन सा है? नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल क्या होता है वो भी समझाते हैं आपको। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस नहीं देता, ना S1 S2 को सर्विस देगा, ना S2 S1। मतलब ऐसा कह सकते हैं S1 और S2 के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं, ना कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई सर्विस दे रहा, ना कोई सर्विस उनसे दे रहा। तो आप अपना खर्चा, आपका मतलब S1 ना S2 से अपने पैसे मांग सकते हैं, ना S2 S1 से पैसे मांग सकते हैं। तो फिर मजबूरन सारा का सारा बर्डन S1 और S2 डिपार्टमेंट का किस पे जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 और P2 पे। दूसरा केस क्या? अच्छा एक बात बताइए, ये तो पहले चारों डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिखी थी, ये नोट कर दिया आपने पॉइंट? इसको मैं 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं। इसको हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने काम इन्वॉल्व होते हैं, कितने जॉब इन्वॉल्व होते हैं? तो एलोकेशन और अपोर्शनमेंट। तो एलोकेशन अपोर्शनमेंट का मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 15,000, 20,000 निकालने में चारों डिपार्टमेंट के कुछ खर्चे सेपरेटली गिवन होंगे और कुछ खर्चे ज्वाइंटली गिवन होंगे। जो खर्चे ज्वाइंटली गिवन थे उनको आपने सुटेबल बेस के रेशो में क्या कर दिया? बांट दिया। जैसे रेंट है उसका सुटेबल बेस होता है एरिया, लाइटिंग का खर्चा सुटेबल बेस होता है लाइट पॉइंट, पावर का सुटेबल बेस होता है हॉर्स पावर, डेप्रिसिएशन का सुटेबल बेस होता है वैल्यू ऑफ मशीनरी, कैंटीन एक्सपेंस का सुटेबल बेस होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये सारे पॉइंट्स आपको समझाऊंगा। अभी हम सब इसकी बात करें कि यदि चारों डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप निकाल चुके तो उसका नाम क्या है? ओवरहेड कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो आपने ओवरहेड कॉस्ट निकाली है ये कौन सी है? ये स्टेप नंबर 1 था और ये स्टेप नंबर क्या? 2 है। स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं वहां पर कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं वहां पर कितने मेथड हैं? 3। पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं आपको समझा चुका हूं। कोई दिक्कत है किसी को? अब कौन सा मेथड आ गया? नॉन रेसिप्रोकल। यहीं पे समझा दो, ऐसे समझाऊं? आपकी मर्जी, चलो मेरी मर्जी, आपकी मर्जी चलाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया एग्जांपल नंबर 2 कह सकते हैं उसको। कौन सा केस? नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को तो सर्विस दे सकता है लेकिन दूसरा पहले को नहीं। मतलब S1 ने अपनी सर्विसेज किसको दी है? S2 को दी है। फिर हमने S2 से पूछा क्या आपने अपनी सर्विसेज S1 को दिया, तो उसने क्या कर दिया? मना। समझ में आ रहा है? हमने पूछा S1 से आपने अपनी सर्विसेज किसको दी है, उसने पूछा, हमने क्या जवाब दिया? हमने अपनी सर्विस P1 को भी दी है, P2 को भी दी है और साथ में किसको दी है? S2 को भी दी है। फिर S2 से पूछा गया आपने अपनी सर्विसेज किसको दिया, तो उसने क्या जवाब दिया? हमने अपनी सर्विसेज P1 और किसको दिया? P2। हमने कहा S1 को दिया, उसने मना कर दिया। इस तरह एक सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को दे रहा है लेकिन दूसरा पहले वाले को नहीं दे रहा। तो केस कौन सा हो गया? नॉन रेसिप्रोकल। आपकी सर्विस दूसरे के पास जा रही है, दूसरे की सर्विस आपके पास नहीं आ रही।
ऐसे में अब जो रेशो होगी S1 का बर्डन किस किस को करना है, S1 का बर्डन किस किस को करना है, P1 P2 और S2 को। तो मान लो जो रेशो ले लिया हमने वो 3:2:1 ले लिया हमने, कितना ले लिया 3:2:1, और यहाँ जो रेशो है वो मान के चलते हैं 3:2 है। तो अब आप बताओ 15,000 रुपये का खर्चा पहले बढ़ेगा या पहले 20,000 का खर्चा बढ़ेगा, पहले किसका खर्चा बढ़ेगा 15,000 या 20,000। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने डिपार्टमेंट है, 3, और यहाँ पे कितने, तो पहले किसको करोगे 3 वाले को। तो 3 का खर्चा कितना होगा 15,000, बांटो रेशो में 3:1, यानी 3:1 की रेशो जल्दी से बताओ कितनी आएगी। 15,000 को 3:1 की रेशो में बांटना है, मतलब 6 से डिवाइड करना है, तो 7,500, 5,000, 2,500। ऐसा क्यों किया कि पहले मैंने S1 को बांटा, पहले मैंने S1 को डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई बता सकता भाई पहले मैंने S1 को क्यों बांटा S2 को नहीं किया, क्योंकि S1 का बर्डन किस पे जाए, और यदि हमने पहले S2 को बांट दिया होता तो S1 का जो बर्डन S2 पे आता वो कॉस्ट हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाते ना। ध्यान से समझो, यदि मैंने पहले S2 को बांट दिया होता तो S2 का बर्डन आप कितने रुपए बांटते, S2 का आप कितने रुपए बांटते, 20,000 रुपए बांटते ना। यदि आपने पहले S2 को डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो S2 का खर्चा आपको कितना दिखाई देता 20,000, तभी है कितना 22,500। तो कितने रुपए आप अपने कॉस्ट कम एलोकेट करते, कम बांटते 2,500। तो ये प्रॉब्लम ना हो, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा ज्यादा से ज्यादा लोगों पे बढ़ने। तो S1 का खर्चा 3 पे और S2 का किस पे, तो पहले किस पे लेना है 3 वाले को, फिर किसको 2 वाले को, फिर किसको 1 वाले को। अब यहाँ पे खर्चा कितना लिखो भाई 20,000 या 22,500, 22,500, 22,500 कैसे बना। S1 S2 को क्या कहता है कि जो मैंने 15,000 रुपए खर्च किए थे उसमें से 2,500 रुपए का खर्चा मैंने किसके लिए किया था, आपके लिए किया था। तो ये खर्चा किसको करना पड़ेगा, आपको बियर करना पड़ेगा। तो S2 को बात समझ में आ गई कि मैं अब तक कितने रुपए खर्च कर चुका हूँ 20,000, ये तो मेरा खर्चा है ही, और मेरे नाम का खर्चा 2500 रुपए किसने किया था S1 ने, वो भी खर्चा किसको किया था मुझे ही बियर करना। समझ में आ गई। तो मेरा टोटल खर्चा कितना होगा अपना 20,000, और जो मेरे नाम का खर्चा दूसरे ने किया वो भी तुमसे पैसे मांगेगा 22,500। अब 22,500 को डिवाइड कर दो 3:2 की रेशो में, तो 22,500 को यदि मैं 3:2 में बांटूंगा तो कितना आएगा 13,500 और 9,000, यहाँ पे लिखना ही नहीं है। तो जल्दी बताओ अब अमाउंट कितना कितना आ गया, ये कितना देगा 1,21,000, यहाँ पे कितना देगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0। किसी के मन में कोई भी पॉइंट चल रहा है फटाफट से मुझसे पूछो, मुझसे पूछोगे सही जवाब जल्दी मिलेगा। साथ वाले से पूछा हो सकता है गलत जवाब दे दिया गलती से, तो सारी क्लास आपकी बर्बाद हो जाएगी मेरी, ठीक है ना। इस वाले मेथड में क्या देखा आपने कि एक सर्विस डिपार्टमेंट का बर्डन दूसरे पे जा रहा है, दूसरे का पहले पर नहीं आ रहा, तो जिसका बर्डन दूसरे पे जा रहा है वो तो अपने पैसे मांगेगा ना। तो S1 ने किसको सर्विस दी, S2, तो S1 अपने पैसे किससे मांगेगा, S2 से मांगेगा। हमने S2 को बहुत अपने पैसे मांगे S1 से, वो कहता जब मैंने सर्विस ही नहीं दी तो मैं कैसे पैसे मांगू। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे सर्विस दे रहे हो क्लास में, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपसे पैसे मांगूंगा या आप पैसे मांगने लगे मुझसे कि हम आपकी क्लास में हैं, आप एहसान किया निकालो पैसे सर, बोलो भाई। तो आज वाली क्लास में जो मैं आपके क्लासेस पढ़ाने का काम कर रहा हूं सर्विस दे रहा हूं, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, बट आपसे कोई सर्विस लेनी का रिपीट करना कुछ। अब तीसरा केस कौन सा है, 1 मिनट, हाँ बोलो। मैंने कहा कि आपने S2 को लिया वाइस वर्सा, दूसरा केस हो सकता था S1 को नीचे जाओ S2 को ऊपर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो तो केस समझाया मैंने, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहा है, दूसरा पहले को नहीं दे रहा। अब एक में आप पहले S2 को ले लो, नाराज क्यों हो, हम ऐसा कर सकते हैं आपके लिए। हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे S2 ने अपनी सर्विस किसको दी P1 P2 और किसको S1, और S1 ने केवल अपनी सर्विस किसको दी, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी S2 अपनी सर्विस किसको दे रहा है S1 को, और S1 अपनी सर्विस किसको नहीं दे रहा S2 को। तो केस में क्या होगा, ये तो 3 चीजों ऊपर दिख रही थी वो कहाँ नीचे, और नीचे वाला कहाँ हो जाएगा ऊपर, तो कोई भी केस हो सकता है, ठीक है ना। आखिरी केस कौन सा है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि S1 अपनी सर्विस किसको दे रहा है S2, और S2 अपनी सर्विस किसको दे रहा है S1, इसमें दोनों एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। तो S1 का खर्चा जो भी आएगा उसका कुछ पार्ट किसको भी करना पड़ेगा S2 को, और S2 का जो भी खर्चा आएगा उसका कुछ बर्डन किसको भी करना पड़ेगा S1 को। तो इसका यहाँ पर एक दूसरे का बर्डन सबको करना पड़ेगा। मान लो रेशो दे रखी है 5:3:2, और यहाँ रेशो आपको देखिए 5:4:1, यानी 5:3:2 का मतलब क्या हुआ, 5:3:2 का मतलब क्या हुआ, 5:3:2 का मतलब हुआ कि S1 का जो खर्चा आएगा वो P1 P2 S2 इन तीनों को भी करना पड़ेगा। S1 का जो भी खर्चा आएगा उसका बर्डन P1 P2 किसको भी करना है S2 को, किस रेशो में 5:3:2 की रेशो में। अच्छा S2 का जो भी खर्चा आएगा, S2 का जो भी खर्चा आएगा वो किसको भी करना है P1 P2 किसको S1 को, किस रेशो में 5:4:1 की रेशो में। हाँ यहाँ तो कोई भी पहले ले सकते कोई भी बाद में, पर इसके लिए कितने मेथड है 3 मेथड है, इसलिए 3 मेथड है। यदि केस कौन सा हो रेसिप्रोकल, तो S1 का बर्डन S2 पे डालना है, S2 का बर्डन S1 पे डालना है, कितना डालना है वो निकालने के लिए कितने मेथड है 3 मेथड। तो यदि आपका केस कौन सा एग्जाम में रेसिप्रोकल, तो उस केस को सॉल्व करने के आपके पास कितने मेथड है 3 मेथड। कौन कौन से भाई, पहला रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा आपके पास है इक्वेशन मेथड, पूरा नाम होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, तो मैंने शॉर्ट में कर दिया इक्वेशन मेथड, और तीसरा आपके पास है ट्रायल एंड एरर। एग्जाम में थ्योरी में 3 मेथड के नाम आते हैं, प्रैक्टिकली कितने मेथड यूज होते हैं, तो यदि आपसे पूछा भाई रेसिप्रोकल मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, तो थ्योरेटिकल क्या बोलोगे 3, और एग्जाम में प्रैक्टिकली यूज कितने होते हैं 2। कौन कौन से, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वेशन मेथड। अब आप सोचोगे रिपीटेड नाम के ऊपर, तो थोड़ी देर में ये पॉइंट क्लियर करते हैं आपको।
इस पॉइंट को समझाने के अगले पेज पे चलते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए होगी। कोई काम रिपीटेड हो रहा है इतना जगह क्या लगेगी और टाइम भी क्या लगेगा ज़्यादा। यहाँ तक नोट करिए सबने। टॉपिक आसान है, थोड़ी सी मेहनत है ज़्यादा और मान के चलना पड़ेगा सारे के सारे बड़े मेहनती स्टूडेंट है कि नहीं भाई। आज मेहनत करोगे तभी तो फ्यूचर में रिवार्ड मिलेगा। मोटी सैलरी चाहिए चाहिए, मोटी मतलब ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट, ठीक है ना भाई। 2000 रुपये के इतने सारे पैसे मिले तो सैलरी बढ़ेगी ना, इससे गुजारा चल रहा है, इससे गुजारा कर लो। चलो जल्दी से देखते हैं, जरा वापस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या था सबसे पहले P1, फिर क्या था P2, फिर और टोटल अच्छा कितना कितना अमाउंट था भाई। ओवरहेड कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना था भाई 1 लाख 1,50 15,000 हो गया 20,000 और 2,85,000 2,85,500 ठीक है ना। अब क्वेश्चन कौन सा केस है रेसिप्रोकल, कौन सा केस है और उसको सॉल्व कैसे करवा रहा हूँ रिपीटेड। तो पहला पॉइंट है कि ये जो मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ इसमें केस कौन सा था रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल का मतलब S1 की सर्विस किस पे जा रही है S2 पे और S2 की सर्विस किस पे जा रही है S1 पे। दोनों एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को सर्विसेज देंगे तो आप कहेंगे कौन सा केस है रेसिप्रोकल का। और उस सिचुएशन में आंसर निकालने के लिए मेथड कौन सा यूज कर रहा हूं मैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब केस कौन सा होगा रेसिप्रोकल। अब देखो सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा बांटना है यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट यानी कौन से डिपार्टमेंट की सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट पहले बांट देते हो S1 या S2। चलो मैंने S1 ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसको ले सकते हो S2 को ले सकते हो। कौन सी रेशो थी जल्दी बताओ, रेशो क्या थी 5:3:2 जरा बताओ ना कितना आएगा यानी 15,000 का खर्चा मुझे बांटना है P1 P2 और किस पे S2 पे 7,500 5,000 कितना लिखें 4500 और 3,000। अच्छा यहाँ पर कितना लिखूं 15,000 या 0 जल्दी बोलो 15,000 0 या 30,000 0 मतलब नील ठीक ना। अरे एक का बर्डन घटा तो दूसरे का बर्डन बढ़ गया। कंपनी में तो कोई फर्क पड़ेगा तो कंपनी के 4 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट का बर्डन बाकी 3 पे आ गया तो टोटल पे कोई फर्क पड़ेगा। एक घटा तो बाकी 3 बढ़ गए। आपकी 2 पॉकेट है मान लो शर्ट में, एक पॉकेट से पैसे निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल दिए तो कितने पैसे बढ़ गए। इसे कहते हैं टाइम पास करना। क्या कहते हैं टाइम पास करना। जब टाइम पास नहीं होता कितने पैसे निकाल के गिनते हैं दूसरी जेब में रख देते हैं, फिर दूसरी जेब से निकालते हैं फिर गिनते हैं फिर पहली जेब में रख देते हैं। तो हमारे पास तो 10 पॉकेट वाली पेंट है, मैं एक नोट पे डालो सब में निकालो पे निकालो कितने पैसे बढ़ गए कुछ भी नहीं बढ़ा पर टाइम गिनके कट गया आपका। तो जब टाइम ना कटे ऐसा कर सकते हो। टाइम ना कटे को क्या कहते हैं नेट इफेक्ट क्या टाइम तो बढ़ गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है अब किस पे आ जाओ S2 की रेशो कितनी थी 5:4:1। अब S1 का खर्चा 15,000 का बांट दिया। S1 बड़ा खुश मेरा सारा पैसा रिकवर हो चुका, अपना सारा बर्डन मैंने किस पे डाल दिया P1 P2 और किस पे S2 पे। S2 कहता है देखो भाई 20,000 तो मेरा खुद का खर्चा था जो मैंने इनका किया था और मेरे नाम का 3,000 खर्चा किसने किया था S1 ने। तो मेरा खर्चा 20 थोड़ी है कितने तो जरा 23,000 को बांटो 11,500 9,200 और अब S2 बड़ा खुश है S2 बड़ा खुश है मेरे तो सारे पैसे रिकवर हो गए, मेरे तो सारे के सारे 23,000 रिकवर हो गए। बट अब यहाँ पे दुखी कौन है S1 कहता है यार मेरा खर्चा तो कितना था 15 लेकिन खर्चा कितना आ गया 2300 क्यों आ गया क्योंकि S1 ने सर्विस दी थी S2 को तो अपना 3,000 का बर्डन किस पे डाल दिया था S2 पे। S2 कहता है जैसे आपने मेरे ऊपर बर्डन डाला था वैसे मैंने आपको सर्विस दी तो मेरा खर्चा भी तो किसको करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा। तो अब बात समझ में आ गई। S1 क्या कहता है जिस तरीके से मैंने 15,000 पे बांटे थे अब मुझे किसको बांटना पड़ेगा 2300 पे बांटना पड़ेगा। पहले 15,000 के लिए काम किया था किस लिए करेंगे 2300 के लिए। मेथड को नाम रिपीट क्यों किया समझ में आ रहा है। एक ही स्टेप बार बार होता है कब तक जब तक कि S1 S2 का अमाउंट इतना छोटा ना हो जाए क्या आपको लगता है इसको बांटना बेकार। किसी शादी में गए 2,000 का नोट कोई बंदा उठा रहा था आपके सामने नजरों में गिर गया आपकी इच्छा क्या होती है हम भी गिर जाए 2,000 आ जाए होती नहीं इच्छा 2,000 रुपये इतना बड़ा नोट है कौन देख रहा है पूरी कोशिश करके 2,000 के नोट अपने शूज से छुपा लें कोई सामान कहते रुमाल कहते कुछ भी कहते हैं पर 2,000 रुपये हमारे पास आ जाए बड़ा अमाउंट है छोटा अमाउंट है बहुत बड़ा। लेकिन वहाँ पे 25 पैसे का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का किसी ने फेंका मन तो वो भी करता उठाने का और उस समय हमें क्या लगता है 1 रुपये लेकर जाए इतने छोटे भी नहीं हम नजरों के सामने 1 रुपये पड़े उठा नहीं पा रहे छोड़ना पड़ता है इग्नोर करना पड़ता है। पहले 1 रुपये क्या थी बहुत छोटी थी ना 2,000 के आगे मन तो दोनों का लेकिन 2,000 के लिए हमने सबको बात करी यार 2,000 आगे हम रईस आदमी को नहीं बोलते पार्टी करेंगे 2 देखा देखेंगे तो बड़ा अमाउंट छोटे अमाउंट का डिफरेंस है। जहाँ पर लगता है अमाउंट बहुत बड़ा है उसे बांटते रहो जब तक कि वो बहुत अमाउंट छोटा ना हो। इसलिए मैथड का नाम कर दिया गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई सामान लेने गए किसी से 2,000 रुपये वापस ले रहे छोड़ दोगे क्या और यदि 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपये रहे तब क्या थोड़ी आदमी पर एडजस्ट कर लेंगे। अमाउंट 1 रुपये का था छोटा था बाटा वाले बाटा कंपनी का आपने कोई सामान खरीदा तो ध्यान रखना हमेशा क्या करते रहे 99 रुपये लिखते रहे 399 499 599 बंदा पूरे 600 रुपये देता 1 रुपये वापस नहीं लेता लेने वाले की चौधरी 1 रुपये को मिले और देने वाले की चौधरी 1 रुपये पैसा कहाँ से आपके लिए कोई हरियर टट्टू का कस्टमर मिल गया तो कहता है 1 रुपये वो दे देते थे पर 99% कस्टमर क्या दे 1 रुपये छोड़ देते थे। अब आप सोचो कि एक दिन में 1000 पूरे बिके कितने रुपये कमा लिए 1000 रुपये कमा लिए साल में 300 पैसे थे इनको 1000 3 लाख पैसे पैसे कमा लिए 100 वाले ने। तो पैसा कमाने का दिमाग होना चाहिए ट्रिक्स आप लोगों को 399.5 50 पैसे ढूंढ के लाओ 400 मिलेगा तो हर सामान पे थोड़ा सामान थोड़ा सा ऐसा रखो खुले मिलेगा आपको ना मांगे वाला मांगे ना देने वाला ठीक है। तो बताओ कितना लोगों का दिमाग बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट पे ही कितने पैसे कमाने कितने बैठा ऑनलाइन वालों ने सारे सप्ताह में क्या कर दी चोर कर दी वो कहते थे आपको 299.99 पैसे मिलेंगे उसकी भी पेमेंट हम ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसको बट वो होकर के तो पैसे मिलेगा रोज के मारेगा ठीक है ना। अभी ध्यान दीजिए अब 2300 रुपये का बजट किसका आएगा P1 P2 S2 पे कितना कितना 1150 690 460 नहीं ठीक है। अब S1 कहता है मैंने तो
2300 रुपये रिकवर कर लिए। S2 कहता मुझे कितना करना है 460। अब हमें क्या करना पड़ेगा 460 को काटना पड़ेगा। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अमाउंट धीरे धीरे कम जा रहा है। कहाँ 20 था मतलब 30 30 से कितना गया 460। 460 को काटो 230 184 46। अब किसको काटना है 532 के रेशो में बांटो कितना कितना आएगा जल्दी से 46 रुपए को। पहले तो 30 लिख दो, यहाँ पे 14 रुपए लिख देते हैं। 13 रुपये 80 पैसे आ रहा था ना 14 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 23 + 14 और से माइनस कर दो 46 में से 9। अब किसको काटना है 9 रुपये को 9 रुपये को काट देते हैं। हाँ जी S2 किस रेशो में हाँ यहाँ पे कितना देगा यदि मैं 9 को डिवाइड करता हूँ तो 4.5 5 लिख दिया मैंने। 3 रुपये 60 पैसे कितना लिख दो 4 रुपये। तो यदि मैं 2 जगह राउंड ऑफ कर दूंगा तो आगे जगह क्या करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर बचे कहते हैं 90 पैसे आ रहा है 1 रुपये लिख दो। तो बेटा टोटल 5 4 1 मिला के कितना देगा 10 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यदि 2 जगह राउंड ऑफ कर दिया तो तीसरी जगह मैंने क्या कर दिया उसको इग्नोर कर दिया। अब यहाँ वैल्यू आ रही थी 1 रुपये आ रही थी 1 रुपये क्या थी बहुत बड़ा है बहुत छोटा छोड़ दिया मैंने। अब जल्दी से बताओ हाँ जी कौन सी ओवरहेड कॉस्ट निकल गई ओवरहेड कॉस्ट एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नहीं हो गया ये आपका नहीं हो गया। और ये बताओ कितना कितना है 1,20,408 1,50,000 को भूल मत जाना। 1,50,000 बेस प्राइस है 4500 जोड़ा अपने 9200 जोड़ा अपने 1,64,500 92। अच्छा इन दोनों को चेक करो क्या इनका टोटल 2,85,000 बनता है। तो इसका आपकी मेहनत सफल हुई। यदि इन दोनों का टोटल 2,85,000 पे बन गया तो सारी कैलकुलेशन क्या ठीक है वेरिफिकेशन हो गया ना। रिपीटेड नाम के ऊपर समझ रहा है एक ही काम बार बार करना पड़ा तब तक जब तक वो वैल्यू इतनी छोटी ना हो क्या आपको लगता है इसको बांटने का कोई फायदा नहीं है। कोई सामान गिर जाए तब तक उठाते हो जब तक वो उठ सकता है। आपके घर में मानिए चाय बना रहे गलती से चीनी का डब्बा आप प्याज से छोड़ दिया मम्मी से डांट पड़ेगी क्या करते हो जितनी चीनी ऊपर ऊपर की होती है उठा के वापस डब्बे में डाल देते हो ऊपर खराब हुई है ठीक है ना। नमक गिर गया तब तक उड़ा सकते हो जब तक हाथ में आ रहे लास्ट में क्या लगता है हाथ में नहीं आ रहा इग्नोर करेगा कौन देख रहा है तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा किसी का हाथ में नहीं आएगा। तो वो वैल्यू क्या थी ना के बराबर थी इग्नोरेबल वैल्यू थी बहुत छोटी वैल्यू थी आपने क्या कर दिया उसको नेगलेक्ट कर दी बस समझ रहा। तो जब तक आ सकता है आपके कंट्रोल में हाथ में लिखेंगे। अब वो किसी के लिए 1 रुपये छोटा है हो सकता है वो 1 रुपये आपने लिखा बहुत बड़ा आपको लगता है 1 रुपये छोटा बटा लोग 1 रुपये का था बहुत बड़ा मामला आप होते जा रहे थे बटा 1 रुपये घटा करते जा रहे थे। तो परसेंट टू परसेंट करता है किस लिए 1 रुपये छोटा किस लिए 1 रुपये बड़ा। हमारे लिए 2,000 रुपये बहुत बड़े हमारे हिसाब से 2,000 रुपये क्या बहुत छोटे। वो कहते देने में जितना टाइम लगेगा 2,000 उतने में तो कई करोड़ का नुकसान हो जाएगा भैया। उनके तो 1 सेकंड की वैल्यू 2,000 से ज़्यादा है तो कमाने में ध्यान देंगे बांटने में 2,000 रुपये ढूंढने में लग जाएंगे। चलिए कौन सा मैंने आपको समझाया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको सबसे बताता हूँ थोड़ी देर होगी पता आपको यार। तो संडे के दिन पढ़ाने में फायदा करता है रिलैक्स होता है बिल्कुल। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर ओवरहेड है जल्दी से देखिए। हाँ जी 19 क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कौन सा केस मैंने समझाया आपको रेसिप्रोकल समझ में आ गया। यहाँ पे जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है सब एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड के नाम लिखवाए थे कौन से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और तीसरा आपके पास है ट्रायल एंड एरर। थ्योरेटिकल 3 मेथड है प्रैक्टिकली कितने एप्लीकेबल होते हैं 2 जिसमें से एक मैं आपको समझा चुका हूं कौन सा रिपीटेड। इसी की प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर ओवरहेड आपको दिखाई देगा सबको तो फटाफट से पढ़ो और करके दिखाओ मुझे। ठीक है भाई सबने देखिए 19 क्वेश्चन आपको बताता हूं कैसे शुरू करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन के 3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट कितने सर्विस डिपार्टमेंट है 2 मतलब टोटल डिपार्टमेंट कितने हो गए 5। डिस्ट्रीब्यूशन समरी ऑफ ओवरहेड इज एज फॉलोज पांचों डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको निकाल के दी हुई है। यदि पांचों डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको निकाल के दी हुई है तो कौन सा काम कंपनी ने आपको इस क्वेश्चन में करके रखा है प्राइमरी या सेकेंडरी प्राइमरी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ओवरहेड कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पांचों डिपार्टमेंट की निकाल के दी हुई है। तो आपको काम कहां से शुरू करना है प्राइमरी या सेकेंडरी सेकेंडरी प्राइमरी तो करके दिया हुआ है। यहां पर हम
एक बार फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बना रहा हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, इसके बाद हमने लिखा बेसिस, बेसिस वाला जिस रेशियो में हमें बांटना है। फिर आपको क्या लिखना है, अमाउंट। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम क्या है, एबीसी, और सर्वे डिपार्टमेंट के नाम क्या है, एक्स एंड वाई। तो आपने इसको लिखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरे को क्या लिखा, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। थोड़ी पहले मैंने आपको एक लिखी हुई शीट थी जो मैंने कहा था थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, इसमें कहा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल और रेसिप्रोकल। तो आपको सबके मतलब समझ आ गए, तो थ्योरी वाला पेज इस क्वेश्चन के बाद आपको दिखाऊंगा। अच्छा, पांचों डिपार्टमेंट की कॉस्ट मुझे लिखी हुई दिखाई दे रही है, कितनी कितनी, 13,600 और कितनी है 14,700, 12,800, 9,000 एंड 3,000। अच्छा, ये मुझे बांटना पड़ेगा या पहले से बांट के दिया हुआ है, इन पांचों डिपार्टमेंट का खर्चा मुझे बांटना पड़ेगा या बड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है। अच्छा, यदि कोई खर्चा पहले से डिस्ट्रीब्यूट करके देखो तो आप उसे कह सकते हैं एलोकेटेड। आज की क्लास में पहला पॉइंट ये समझा था, एलोकेटेड का मतलब जो कॉस्ट आपको बांटनी ना पड़े पहले से डिस्ट्रीब्यूट करके दी हो। अच्छा, टोटल अमाउंट कितना है, ओवरहेड कॉस्ट एज पर जगह कम है, मैंने क्या लिखा, पीडी, पीडी का मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पूरा लिखना है, अमाउंट बताओगे कितना टोटल, इन पांचों का टोटल कितना है, 25, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, 531, 53,100। अब क्वेश्चन को पढ़ो और ये पता लगाओ कि केस कौन सा है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है या नॉन रेसिप्रोकल का है या फिर रेसिप्रोकल का। यानी सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा कि ये केस कौन सा था, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन रेसिप्रोकल या फिर रेसिप्रोकल। तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, किसके, सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे आर चार्ज टू ऑन परसेंटेज बेसिस विच इज एज फॉलो। कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो हमें चार्ज करने हैं कौन से बेसिस पे, परसेंटेज बेसिस पे। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में एक्स के सामने ए के नीचे कितना लिखा है, एक्स के सामने ए के नीचे कितना लिखा है 40%। इसका एक्स का बटन किस पे आ रहा है, एक्स का बटन किस पे आ रहा है, ए पे आ रहा है, बी पर कितना है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अपना खर्चा किससे भी मांगेगा, बी से भी मांगेगा। सी के नीचे कितना है 20%, इसका एक्स अपना खर्चा सी से भी मांग रहा है, एक्स अपना बटन अपने आप से मांगेगा नहीं, अपना बटन कभी भी अपना से थोड़ी मांग रहा था, किससे मांग रहा था, 200 से। अब क्या एक्स का बटन वाई पे है, हाँ जी 10% है, इसका एक्स ने अपना खर्चा ए से भी मांगा, बी से भी मांगा, सी से भी मांगा, किससे मांगा, वाई से। तो इसका एक्स की सर्विस किस पे जा रही है, वाई पे जा रही है। अब ये केस कौन सा बन गया, या तो रेसिप्रोकल होगा या नॉन रेसिप्रोकल होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट की पहचान क्या थी, कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देगा। और यहां तो हमने क्या देखा, एक्स की सर्विस किस पे जा रही है, वाई पे। पता कैसे लगा, एक्स अपने पैसे मांग रहा है किससे, वाई से। तो आप अपने पैसे कभी भी किसी से कम मांग सकते हो जब आपने उसको कोई सर्विसेज दी होगी, ऐसे कोई मांग लोगे किसी से। अब हमारा स्टाफ आपसे फीस मांगता है, क्यों मांगता है, आगे थोड़ी है वो, हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो खर्चे किससे लेंगे, आपसे लेंगे। आपको मान लो मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हमें देख रहा है, तो राजू को थोड़ी भेजूंगा, उसने हमें देखा पैसे मांगा। सुन रही ऑफिस में बिल्डिंग में इतने सारे लोग जाते हैं घूमते हैं, सबको पकड़ के थोड़ी बोलते हैं हमारी बिल्डिंग में पैसे निकालो। उसने मेरी सर्विस थोड़ी ली है, वो मेरी सर्विस लेगा, मैं तो उसी से पैसे मांगूंगा। सुन रही, चलिए अब भाई की बात करते हैं। अभी वाई के सामने 30% लिखा है, 30% लिखा है, 20% लिखा है और फिर 20% लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, वाई अपने पैसे किससे मांग रहे हैं, ए से, बी से, सी से और किससे, एक्स से। इसका मतलब वाई अपना बटन किससे मांग रहे हैं, एक्स से मांग रहे हैं। कौन सा केस होगा, केस कौन सा, जल्दी बताओ, अरे केस तो बता दो कौन सा है। एक्स अपनी सर्विस किसको दे रहा है, भाई अपनी सर्विस किसको दे रहा है, दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, दोनों का मतलब रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। कौन सा केस हो गया, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल के केस में कितने मेथड होते हैं सॉल्व करने के, थ्योरेटिकल 3 और प्रैक्टिकली कितने यूज होते हैं, 2। कौन कौन से, एक आपके पास है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा आपके पास क्या है, इक्वेशन मेथड। क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम लिखा है, क्या लिखा है, अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बाय यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको अपना क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व करके दिखाना है, रिपीटेड। पहला पॉइंट रिपीटेड यूज कब होगा, जब सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए, रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले मैंने ये चेक किया क्या इस क्वेश्चन में रेसिप्रोकल सिचुएशन है भी या नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही अपने आपसे पूछना पड़ेगा केस कौन सा है, डायरेक्ट का है या फिर नॉन रेसिप्रोकल है या फिर रेसिप्रोकल है। एग्जाम में जब जाते तो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन लिखा होता है, ऊपर हेडिंग लिखा होता है इस चैप्टर का क्वेश्चन है, पता लगा ना खुद ही, क्या ये ओवरहेड का चैप्टर क्वेश्चन है या मार्जिनल कॉस्टिंग का या बजट कंट्रोल का, किसका, उसी के हिसाब से आप दिमाग चलने लगता है। चलिए, तो सबसे पहले हम मुझे क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, पहले कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट लेता हूं, एक्स, फिर कौन सा आएगा वाई, फिर एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई। 5 बार तो मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने, अच्छा रेशो बताओ एक्स की कितनी है, रेशो कितनी आ रही है, 40%, 30%, 20% और कितने 10%। और इसका कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हो, 0। और जिसका कोई नहीं है यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 0। अपना बटन अपने ऊपर थोड़ी आता है, 0 लिखना पड़ेगा ना। तो रेशो क्या बनेगी, 43201, 43201। 0 लिखने का फायदा क्या होगा कि एक्स का बटन एक्स पर नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे पहले 9000 को बांटो, 43201 की रेशो कितना आएगा, 3600, 2700, 1800 और कितने 900। दोबारा बताएं, समझ में आ गया सबको। अब किसको बांटना है, तो भाई का खर्चा कितना भाई, 3000 प्लस 900, 3900। अच्छा यहाँ रेशो क्या आएगी, यहाँ पर रेशो क्या आएगी, 30 30 20 20 और 0, 30 30 20 20 का 3 3 2 2, 3 3 2 2 इसको 0। बताओ कितना लिखूं, 1170 1170 480 780। अब किसको बांटना है, 780 और 780 को बांट दो। कौन सी रेशो में, मुश्किल नहीं है, मेहनत है बस। 780 को इस रेशो में बांटेंगे कितना आएगा,
अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इन चारों का टोटल करके देखना 780 बनता नहीं बनता, बनता है ना, फिर ठीक है। कई बार कहते हैं 1 रुपये कम है 1 रुपये ज्यादा है, ज्यादा तो बराबर आना चाहिए। अब किसको काटना है, तो 78 को काटो किस रेशो में, अब किसको काटना है, 16 को काटेंगे किस रेशो में, 4 3 2 0 1 6 5 3 2। अब किसको काटना है, 2 को, तो भाई 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 बटे 10 से तो आता है 6.4, तो 6 ही आ रहा हूँ, फिगर ले लेना इतना भी ऐसे मत करो यार। जब 2 को काटना है किस रेशो में, 3 3 2 2 0। अब ध्यान दीजिए, लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ। यदि मैं 2 रुपये को इस रेशो में काटता तो मेरे पास आता 0.60, लिखना नहीं आपको, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यही आता ना। तो मैंने देखा 60 को राउंड अप करके क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ भी 1 लिख दिया तो 1 बन गया, ये दोनों खत्म हो गए। बताओ टोटल कितना आना चाहिए, ये तो 53,000 मिलेगा। अरे जो खर्चा 5 डिपार्टमेंट का था, अब वो खर्चा 5 से किसका हो गया, 3 का हो गया ना, 18,712, 18,833, 15,500 और ये हो गया आपके। अब आपने ओवरहेड कॉस्ट किसकी निकाल दी, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा सुनो, ऊपर क्या लिखोगे, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट ने आपको क्या बताया, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और मेथड कौन सा यूज किया, सिचुएशन रेसिप्रोकल की थी, उसको सॉल्व कैसे किया, रिपीटेड से। दोबारा रिपीट करो, समझ में आ गया सबको, कौन सा करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं जाना, 19 के जस्ट नीचे दिखाई देगा 22 आपको इस क्वेश्चन को पढ़कर ये पता लगाना है कि मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड है, नॉन रेसिप्रोकल है या रेसिप्रोकल है। यदि रेसिप्रोकल निकलता है तो फिर आपका 2 ऑप्शन है, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और एक आपका इक्वेशन मेथड। हाँ जी मैडम बोलिए, मुझे पता लग गया, क्या पता लग गया, कौन सा मेथड है। हाँ जी रेसिप्रोकल है, रिपीटेड तो लिखा क्वेश्चन में, हाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपने सिखाया कौन सा खाली रिपीटेड, तो हमारे कोई ऑप्शन बचेगी, सही बात है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने बिल्कुल सही पहचाना, कौन सा मेथड है, कौन सा केस है, सिचुएशन कौन सी है, रेसिप्रोकल। कैसे पता लगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉयलर हाउस किस पे डिपेंडेंट है, पंप रूम पे, पंप रूम किस पे डिपेंडेंट है, बॉयलर हाउस पे। तो 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वाला दोनों के दूसरे की जरूरत है, तो दोनों के दूसरे की जरूरत होगी तो केस कौन सा बनेगा, रेसिप्रोकल। और ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने टेक्निक है, 2, इसमें से मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया, रिपीटेड, तो आपको भी किससे करके दिखाना पड़ेगा, रिपीटेड से करो। और इसी क्वेश्चन को मैं किससे भी करके दिखाऊंगा आपको, इक्वेशन मेथड से। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन नंबर 20 में फॉर्मेट बनाना है आपको। चलिए भी अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके लिए, तो करोगे, चलो देखो करो, अच्छी बात है, खुद करना चाहिए। तो 19 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट कौन सा आपका 20, एक बार मैं बस क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूं। द कंपनी इज हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट बॉयलर हाउस एंड पंप रूम। इसका इस क्वेश्चन में जिसका फॉर्मेट मैंने आपके सामने बना रखा था उसको मैं हटा देता हूं 2 मिनट के लिए। तो एक आपके पास में है सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा, बॉयलर हाउस, और दूसरा आपके पास है पंप रूम। हाँ जी बॉयलर हाउस और दूसरा कौन सा आपका पंप रूम। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ दिखाई दिया आगे, द बॉयलर हाउस हैज टू डिपेंड अपॉन द पंप रूम फॉर सप्लाई ऑफ वाटर। कहते हैं बॉयलर हाउस को डिपेंड होना पड़ता है किस पे, पंप रूम पे, क्योंकि बॉयलर हाउस का काम है स्टीम बनाना, और स्टीम तभी बनेगी जब आपके पास क्या होगा, पानी होगा। तो बॉयलर हाउस को पानी की जरूरत है, किस पे डिपेंडेंट है, पंप रूम पे। द पंप रूम इन इट्स टर्न इज डिपेंडेंट ऑन द बॉयलर हाउस फॉर सप्लाई ऑफ स्टीम पावर फॉर ड्राइविंग द पंप। अच्छा पंप रूम को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टीम, क्योंकि हमारा जो इंजन है कौन सा इंजन है, स्टीम इंजन है, ठीक है ना। और स्टीम किससे मिलेगी, बॉयलर हाउस से। तो उसका दोनों एक दूसरे को सर्विस देंगे, एक वाटर देगा दूसरा उसको बना के क्या देगा, स्टीम। कौन सा केस हो गया, रेसिप्रोकल का। और रेसिप्रोकल में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से। यानी सभी डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको निकाल के दी हुई है, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम आपको करके दिया हुआ है। तो आप ये समझो आज की जो क्लास है उसमें मैं मान के चलूंगा जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें क्वेश्चन में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करके दिया हुआ है, हमें सिर्फ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है।
ठीक है ना? अब आगे देखो सबका टोटल कितना है? 12,67,000, 12,67,000। अभी सबसे पहले मुझे किसे बांटना है? बॉयलर हाउस को, फिर कौन है? पंप रूम, फिर बॉयलर हाउस, फिर पंप रूम, ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। अच्छा रेशियो कितना लेना है? 24301। बताओ भी जल्दी। सबसे पहले हमने बांटना है किसको? 117,000,000। 1,17,000 को बांटना है, तो 1,17,000 को 24301 के रेशो में बांटना है। कितना कितना लिखूं? 23,400, 46,800, 35,100, 11,700। अब क्या ध्यान रखना है? 1,50,000 रुपये तो पंप रूम का खर्चा है ही, और 11,700 रुपये का खर्चा उसे और भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बॉयलर हाउस ने खर्चा किया किसके लिए? पंप रूम। तो पंप रूम का तो दो खर्चे हो गए, 161,700, हाँ 167, सॉरी 161,700, 161,700 को बांटो 64। अब किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? सिक्स फोर सिक्स एट, नाइन सेवन जीरो टू थ्री टू थ्री फोर, हाँ जी 3234, 3234 को बांटना है। देखो सभी जगह राउंड अप हो सकता है, सभी जगह राउंड अप कर दोगे तो वैल्यू 1 रुपये क्या जाएगी? ज्यादा। तो मैंने एक जगह 1 रुपये का लिख दिया कम। अब आप एक जगह 1 रुपये जो कम लिखा है वो बॉयलर हाउस में भी लिख सकते हैं कम, या मान लो यहाँ पर 1 रुपये कम कर दो, तो यहाँ पे 1 रुपये क्या कर सकते हो? ज्यादा कर सकते हो। बात समझ आ रही है? या यहाँ पे 1 रुपये कम कर दो, यहाँ पे 1 रुपये बढ़ा दो। तो जब सभी जगह राउंड अप हो सकता है तो किसी एक जगह तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो मैंने 647 647 647 लिख दिया, यहाँ पे कितना लिख दिया? 1293। क्या लिखना चाहते हो बताओ? जब चार जगह राउंड अप हो सकता है तो किसी जगह तो इग्नोर करना पड़ेगा ना जगह। अब इसको ऐसे समझो ना, 200 रुपये 3 पार्ट में डिवाइड करते कितना आता है? तो आपको 67 67 67 थोड़ी लिख सकते हो, दो जगह 67 लिखो, एक जगह क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि यदि आपने तीनों को राउंड अप कर दिया तो चमत्कार ये होगा कि 200 कितने में बन जाएगा? मतलब 200 201 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यदि किसी जगह सारे के सारे पॉइंट्स राउंड अप करने पड़ते हैं तो वहां पे मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा? एक दो पॉइंट को अब जल्दी बताओ अगला। 129 259 194 60 65 लिखो यहाँ पे। मैंने 65 इसलिए क्योंकि 647 लिखा मैंने, 647 लिखा ना, यदि 646 लिखा होता तो यहाँ पे 64 रहता। अब किसको बांटने? इसको ना काम अभी अभी आगे बढ़ेगा। अभी पैसे को बांटो, अब 13 को बांटना पड़ेगा। अभी कितना कितना लिखें? 3 5। अब तो सिर्फ किसको बांटना है? जिसकी सबसे बड़ी परसेंटेज है तो उसमें डाल देते सारा, क्योंकि 40 पैसे 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे आ रहा है ना, 40 पैसे 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे में राउंड अप कोई होगा तो सारा का सारा 1 रुपये दिया आपने। बताओ टोटल कितना लिखना है? 4,96,000। दूसरा 4,42 43। तो आंसर आपने कैसे निकाला? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से। अच्छा इन तीनों का टोटल मैच कर रहे हैं, 496 443 और 328। इन तीनों का टोटल आना चाहिए आपका 4 लाख कितना? 12,67,000। 12,67,000 इन तीनों का टोटल आना चाहिए। आ गया तो समझ लो अब तक की सारी मेहनत सही करी आपकी। क्वेश्चन नंबर 20 तो आपका सॉल्व हो गया, बट मैं इसी क्वेश्चन को अब रिपीटेड की जगह कैसे करके दिखाऊंगा? इक्वेशन मेथड से।
नोट कर लिया सबने? तो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 20 किया, कौन से मेथड से? रिपीटेड से। मैं चाहता हूं इसी क्वेश्चन को मैं किससे भी करके दिखाऊं आपको, इक्वेशन मेथड, क्योंकि एग्जाम में वो कहते हैं इक्वेशन से करो तो इक्वेशन से करके दिखाना होगा, रिपीटेड लिखा होगा तो रिपीटेड से। तो यदि क्वेश्चन रिपीटेड की जगह इक्वेशन मेथड से करते तो उसमें फायदा क्या होता? आप ये देखो, सबसे पहले मैंने बॉयलर हाउस के खर्चे को काटा, कैलकुलेटर अपने पास रखो, और उसमें लिखो सबसे पहले कौन सा अमाउंट, 1,17,000। फिर आपने कितना अमाउंट काटा? 32,340। फिर कितना काटा? 647। और लास्ट में कितने? इन सबका टोटल कितने? हाँ जी, 1,17,000 रुपये, 32,340, 647 और 13। मतलब आपने बॉयलर हाउस के नाम का टोटल अमाउंट कितना बांटा? 1,50,000 रुपये। यदि 1,50,000 रुपये आपको डायरेक्टली मिल जाए क्वेश्चन में, तो आपको कितनी बार डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? एक ही बार करना पड़ेगा। मालूम मिल गया आपको? अच्छा, दूसरा अमाउंट निकाल के देखो, दूसरा अमाउंट निकाल के देखो, 1,65,000। इसका बॉयलर हाउस का चारों का टोटल है 1,50,000 और पंप रूम का चारों का टोटल है 1,65,000। ये ना 1,50,000 और कितना? 1,65,000। यदि अमाउंट मुझे डायरेक्टली मिल गया होता तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कितनी बार करना पड़ेगा? एक ही बार करना पड़ेगा ना। कौन से मेथड से करते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट कितना मिल गया? 1,50,000 रुपये आपने जोड़ा था, और यहाँ पे अमाउंट कितना था? 1,65,000। बांटना कितना कितना था? बताओ जल्दी जल्दी कितना लिखा? 1,50,000 में यहाँ पे लिखा 30,000, 60,000, 45,000 और 15,000 मतलब 15,000। ठीक है। अब 1,65,000 को 1,65,000 को बांटो, 66,000, 33,000। अब इधर का टोटल देखो कितना आएगा? 12,67 रहेगा। तो 4 लाख में 30,000 प्लस किया और 66 प्लस किया, 4,96,000, 60,000, 33,000 और 3,50,000, 4,43,000। 2,50,000 में 45 और 33 ऐड किया, कितना लिखूं? 3 लाख। अब ध्यान से समझना, 1,17,000 प्लस है, 1,17,000 प्लस है और 33,000 भी प्लस है। दोनों प्लस कितने आ गए? दोनों प्लस कितने आ गए? 1.5 लाख। और माइनस भी कितने? तो प्लस का भी 1.5 लाख है, माइनस का भी 1.5 लाख है, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? अच्छा, यहाँ 1,50,000 प्लस है, 15,000 भी प्लस है, तो 1,50,000 प्लस का 15,000 प्लस का दोनों प्लस कितने आ गए? 1,65,000 माइनस भी कितने? 1,65,000 नेट इफेक्ट आ गया। तो आपके पास क्या आएगा? ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दिक्कत ये आ रही है कि 1,50,000 रुपये निकालेंगे कैसे? हाँ, ये तो जानना चाहते हैं हम, ठीक है ना। एक तरीका तो ये था कि रिपीटेड से क्वेश्चन सॉल्व करो और सबके अमाउंट को क्या कर लो, जोड़ लो, टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा ना। दूसरा आसान तरीका क्या? इक्वेशन बनाकर हमें क्या करना पड़ेगा? 1,50,000 और 1,65,000 का अमाउंट निकालना पड़ेगा। वो इक्वेशन कैसे बनेगी वो सिखा रहा हूं अपने आपको। तो अगला काम क्या सिखा रहा हूं कि 1,50,000 और 1,65,000 अमाउंट इक्वेशन के थ्रू कैसे फाइंड करना है। पहला तरीका क्या था? रिपीटेड से क्वेश्चन सॉल्व करो और जितने भी नेगेटिव अमाउंट है सबको क्या करो, ऐड करो, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। और एग्जाम में वैसा नहीं करना, क्योंकि वहां इक्वेशन तो बनी नहीं, फिर मेथड का नाम इक्वेशन कैसे रख सकते हैं? तो इक्वेशन मेथड तभी बोलेंगे ना जब सॉल्व करने के लिए क्या बने, इक्वेशन। तो ये मेथड ज्यादा आसान होता है इक्वेशन, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार बार नहीं करना पड़ता, सिर्फ कितनी बार करना होगा? एक बार बॉयलर हाउस और एक बार पंप रूम को। और इसलिए आपको चाहिए क्या? 1,50,000 का अमाउंट कैसे निकालेंगे और एक पैसे कैसे निकालेंगे, करे शुरू। हो गया सबका? पहले तो इसको हटा देते हैं, सबको जो फालतू का लिखा हुआ है। चलो एक बार वापस आ जाओ क्वेश्चन पर। सबसे पहले ये बताओ हमारे सर्विस सेंटर कौन कौन से? एक तो बॉयलर हाउस है और दूसरा कौन सा है? बॉयलर हाउस से मैंने पूछा कि आप कितने रुपए खर्च कर चुके हो, तो बॉयलर हाउस कहता है देखो मैंने कितने रुपए खर्च कर दिया अभी तक, 1,17,000। और पंप रूम कितना खर्चा कर चुका है? 1,50,000। 1,17,000 रुपए का खर्चा हो चुका है अब तक किसका? बॉयलर हाउस का। पंप रूम का कितना हो चुका है? 1,50,000। बॉयलर हाउस को बताया गया कि आप किसको सर्विस दे रहे हो? पंप रूम को। और पंप रूम को बताया गया आप किसको सर्विस दे रहे हो? बॉयलर हाउस को। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉयलर हाउस का खर्चा 1,17,000 नहीं है, और भी खर्चा है। कौन सा? और भी खर्चा है। कौन सा? जो पंप रूम का शेयर किसका आएगा? बॉयलर हाउस को मिलेगा। और बॉयलर हाउस का खर्चा किसको भी करना पड़ेगा? पंप रूम को। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है, बॉयलर हाउस का कितना खर्चा पंप रूम को बियर करना है और पंप रूम का कितना खर्चा बॉयलर हाउस को बियर करना है? तो इसलिए सबसे पहले एज्यूम टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बॉयलर हाउस बी, हमने क्या मान लिया? एक्स रुपीज मान लिया। मतलब बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। हमें नहीं पता कितना है, क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इसी तरीके से टोटल एक्सपेंसेस ऑफ पंप रूम कितना देगा भाई? तो ये भाई हो गया। बात यहाँ पे थोड़ी खत्म होती है, यहाँ से तो चालू होती है। क्या बात शुरू होती है कि पंप रूम का कुछ खर्चा किसको बियर करना है? बॉयलर हाउस को। और बॉयलर हाउस का कुछ खर्चा किसके ऊपर जाएगा? पंप रूम। केस कौन सा है? केस कौन सा है? रेसिप्रोकल है ना। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? बॉयलर हाउस का खर्चा किस पे जाएगा? पंप रूम का। पंप रूम का खर्चा किस पे जाएगा? कितना कितना जाएगा? नीचे टेबल देखो, टेबल देखो भाई। उस टेबल में क्या लिखा था? एक्स का बर्डन, सॉरी एक्स का बॉयलर हाउस का बर्डन। बॉयलर हाउस का बर्डन पंप रूम के नीचे देखना कितना है? 10% है। इसका मतलब बॉयलर हाउस का जो भी खर्चा आएगा उसका 10% खर्चा किसको बियर करना पड़ेगा? पंप रूम को बियर करना पड़ेगा। बॉयलर
हाउस का जो भी खर्चा आएगा उसका 10% किसको पे करना पड़ेगा? पंप रूम को। ऐसे ही पंप रूम का पता लगाओ, पंप रूम का खर्चा यानी बॉयलर हाउस के नीचे कितना है? 20% है। यानी बॉयलर हाउस कहता है मेरा जो भी खर्चा आएगा उसका 10% किसको पे करना पड़ेगा? पंप रूम को। और पंप रूम का जो भी खर्चा आएगा उसका 20% किसको पे करना पड़ेगा? बॉयलर हाउस को। बात समझ आ गई? अब पंप रूम को कितना खर्चा पे करना है? पंप रूम को कितना खर्चा पे करना है? 10% किसका? बॉयलर हाउस का। तो बॉयलर हाउस का खर्चा है कितना? एक्स है ना, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स। अरे पंप रूम से पूछा भैया कितना खर्चा आपको पे करना है, वो कहता दिखता नहीं है, 10% लिखा हुआ है, बार बार पूछो कितना कितना कितना, लिखा तो 10%। तो पंप रूम को कितना खर्चा पे करना है? 10% किसका? बॉयलर हाउस का। बॉयलर हाउस का खर्चा कितना है? एक्स, तो एक्स का 10% कर दिया। अब बॉयलर हाउस से पूछा आपको कितना खर्चा पे करना है पंप रूम का, वो कहता 20%। तो यहाँ पे क्या लिखो? 20% किसका? भाई का। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी? 1,17,000 प्लस 20% किसका? वाई का, बराबर है किसके? एक्स के। इक्वेशन बनी नहीं बनी? कौन सा साइन आ गया? ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? प्लस 10% ऑफ इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनी? अरे कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटेज कौन सी लिखनी है। ऐसे बच्चों जो दिमाग नहीं लगाना चाहते उनका आसान तरीका क्या? क्वेश्चन देखो, बॉयलर हाउस के नीचे कितनी परसेंटेज लिखी है? बॉयलर हाउस के नीचे कितनी लिखी है? अरे बॉयलर हाउस के नीचे देखो ना कितना लिखा है? 20 लिखा है, 10 लिखा है। तो 20 लिखना आपको यार। पंप रूम के नीचे कितना लिखा है? 10 लिखा है, क्यों दिमाग लगाते हो इतना? बॉयलर हाउस के नीचे 20% लिखा है, पंप रूम के नीचे 10% लिखा है, वो तो लिखा मैंने भी। अब वो इक्वेशन बन गई आपकी, क्या करना आपको? सर सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आप इसमें ऐसे लिखो 1,17,000, 20% का मतलब क्या है? कोई दिक्कत इसमें? अब सॉल्व कर दो। पुटिंग ठीक है यहाँ पे सबने नोट कर लो फटाफट से पहले। बॉयलर हाउस के नीचे जो परसेंटेज रखी है वो 20% है, और पंप रूम के नीचे कितना लिखा था? 10। तो बॉयलर हाउस को 20% खर्चा भी करना है किसका? पंप रूम का, जो कि वाई के बराबर है। और पंप रूम को 10% खर्चा भी करना है किसका? बॉयलर हाउस का, जो कि एक्स है। तो आपने हमारा खर्चा भी करना है, हमने आपका खर्चा भी करना है। तो वैसे का मतलब क्या हुआ? एक डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, दूसरा पहले वाले सर्विस को दे रहा है। कई बार आपने देखा स्कूल में दो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, मॉर्निंग में दोनों बच्चों को एक पेरेंट छोड़ दें, तो छोड़ने का काम किसने किया? पहले वाले पेरेंट्स ने, दोनों बच्चों को, अलग अलग बच्चे हैं। आप दोनों में वापस ले जाने का काम किसने किया? सेकंड पेरेंट ने। अगर सुबह हमें ऑफिस जल्दी जाना होता है, छोड़ने का काम आप कर दो, दोपहर को लाने का काम हम कर लेंगे। उसका मतलब क्या हुआ? मॉर्निंग में पहले पेरेंट्स ने दूसरे पेरेंट के बच्चे को सर्विस दी और दूसरे ने पहले वाले को दिया। कोई आसान तरीका किसी पे, तो हमारे बच्चे को छोड़ो, हमारे बच्चे को वापस ले आते हैं। कौन सा केस हो गया? रेसिप्रोकल, ठीक है ना? और कौन सा हो सकता है? लाने का काम भी एक ही कर रहा है, छोड़ने का काम भी एक ही कर रहा है। दो फैमिली साथ साथ रहती है एक ही बिल्डिंग में, तो एक बेटे का तो मैं जा रहा हूँ छोड़ने, बाकी बेटे को भी छोड़ देता हूँ, और लेने भी मैं जा रहा हूँ, बाकी बच्चे को भी मैं जाता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं तुम तो। कौन सा केस है? नॉन रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों केस में छोड़ने का काम कौन कर रहा है? सेम पर्सन, मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में। और डायरेक्ट का केस क्या हुआ? दोनों फैमिली में बहुत दुश्मनी है एक दूसरे से। कहते मेरे बच्चे की तो आँख भी लगाई ना, आँख तोड़ूंगा आपकी, छोड़ूंगा भी मैं, लेके भी नहीं आऊंगा। पहली फैमिली का छोड़ के भी बताता है बच्चे को, लेके भी आता है। दूसरी फैमिली वाला भी क्या करता है? लेके भी बताता है, छोड़ के भी बताता है। कौन सा केस हो गया? डायरेक्ट, किसी से कोई मतलब नहीं। कई बार देखा क्लास में दो बच्चे आ रहे पढ़ने, एक ही बाइक यूज हो रही है, वही लेकर आ रहा है बेचारे को, कोई छोड़ जा रहा है। टिक भी वही करता है, ड्रॉप भी वही करता है। कौन सा केस हुआ? नॉन रेसिप्रोकल। एक ने सर्विस दी, दूसरे ने थोड़ी सर्विस दी, दोनों लोग अपनी अपनी बाइक पे आते हैं, जबकि सेम गली में सेम मोहल्ले में रहते हैं। कौन सा केस है? डायरेक्ट, ठीक है ना? हो गया था कोई सबका? अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। यानी एक्स की वैल्यू हम किसमें पुट करें? इक्वेशन 2 में। एक्स की वैल्यू किसके बराबर है भाई? एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स की वैल्यू आपके पास है 1,17,000 प्लस 0.20 वाई। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 1,50,000 कौन सी इक्वेशन में पुट करना है? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? 1,50,000 प्लस 0.10x प्लस 0.10x। एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? एक्स की वैल्यू कितनी है? 1,17,000 प्लस 0.20 वाई, 1,17,000 प्लस 0.20 वाई इक्वल टू भाई। इससे फायदा क्या हुआ? एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पर क्या हुआ? एक्स वेरिएबल खत्म हो गया और सारे के सारे वेरिएबल कौन से हो गए भाई? 1,50,000। अभी काम करो, 0.10 को एक बार 1,17,000 से मल्टीप्लाई करो और एक बार किससे? तो बताना कितना कितना आएगा? यानी 11,700.02 वाई इक्वल टू वाई, यानी 161,700 इक्वल टू, अच्छा वाई में से तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 0.98 वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,60,000। तो आपको याद होगा वाई का मतलब क्या था? पंप रूम। वाई का मतलब क्या था? पंप रूम, लिखा भी है ना? टोटल एक्सपेंसेस ऑफ पंप रूम किसके इक्वल है? वाई की वैल्यू कितनी है? 1,65,000। इसका मतलब पंप रूम का टोटल खर्चा कितना है? 1,65,000। अब वाई की वैल्यू किसमें पुट कर दो? इक्वेशन 1 में। वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आंसर किसका आ जाएगा? एक्स का आ जाएगा। बताओ भाई, इक्वेशन क्या थी? 1,17,000 प्लस
0.20y इक्वल टू एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने। पॉइंट 20 को 1,65,000 से मल्टीप्लाई किया 33,000, तो एक्स का अमाउंट कितना देगा? 1,50,000। ये तो अमाउंट चाहिए था क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझो। बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा आपने कितना माना था? एक्स माना था, जो कितना गया 1,50,000। और पंप रूम का टोटल खर्चा आपने कितना माना था? वाई, तो कितना गया? ये दो अमाउंट चाहिए था आपको, ठीक है? ये दो अमाउंट निकालने के बाद आपको करना क्या? ये दो अमाउंट निकालने के बाद आपको करना क्या 2 मिनट के लिए? बॉयलर हाउस का अमाउंट कितना है? 1,50,000। और पंप रूम का अमाउंट कितना था? 1,65,000। तो 1,50,000 1,65,000 निकालने के मैंने आपको कितने तरीके दिखाए? दो। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से जितनी बार नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उन सबको ऐड कर लो। तो 1,50,000 और 1,65,000 आ गया था। और दूसरा कौन सा मेथड है? इक्वेशन। यहाँ पर 1,50,000 और कितना आ गया? 1,65,000 आ गया। इससे फायदा क्या होगा इक्वेशन मेथड से? कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन का काम बार बार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कितनी बार? एक बार। इक्वेशन बनाना दोबारा सिखाया, हो गया समझ में? आ गया, चलो ये मैं सुनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 26, आज का आखिरी क्वेश्चन जो आपको यहाँ से करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 26। और इस क्वेश्चन में आपको अपना आंसर इक्वेशन मेथड से निकाल के दिखाना है। मैं 2 क्वेश्चन किससे करा चुका हूँ? रिपीटेड से। तो 2 क्वेश्चन किससे कर लेते हैं? इक्वेशन से। जैसे एक तो कर चुके हैं, दूसरा आपको करके दिखाना है। तो अगला क्वेश्चन या आज का आखिरी क्वेश्चन की बात है। आज का आखिरी बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। आज का आखिरी क्वेश्चन कौन सा है? 26। ठीक है, समय मत देखा करो, समय आपको बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ना? उन लोगों से पूछो जिन्होंने एग्जाम दे दिया और रिजल्ट नहीं आया, कितने टेंशन में रहते हैं। वापस में तो बहुत अच्छा चल रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, एग्जाम दिए, टेंशन फ्री जिंदगी चल रही है। क्वेश्चन लगभग ऐसी है जैसे मैंने 20 करवाया, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई आपकी। और यकीन मानो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते जैसे मैं करवा रहा हूं आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से। तो देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन 26 में सब कुछ वैसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जैसे 20 क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो फिर फर्क है अमाउंट का। उनका भी टोटल कितना आएगा? 25,34,000। अब आपको बॉयलर हाउस का टोटल अमाउंट पता लगाना है और पंप रूम का भी टोटल अमाउंट पता लगाना है। हाँ जी, बॉयलर हाउस का टोटल अमाउंट कितना को पता लगाना है यहाँ पर। तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करें? इक्वेशन मेथड की मदद ले रहे हैं। बोलो भी सबको समझ में आ रहा है? तो 26 क्वेश्चन में स्टेटमेंट तो क्या हो चुकी है आपकी, बस आपको दो छोटे छोटे अमाउंट निकालने हैं यहाँ पर, एक बॉयलर हाउस का, एक इसका पंप रूम का। तो बॉयलर हाउस का अमाउंट कितना है, पंप रूम का अमाउंट कितना नहीं पता। एक को एक्स मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया? वाई मान लिया। तो अगले पेज पे चलते हैं। देखो भैया, पंप रूम का और बॉयलर हाउस का अमाउंट हमें नहीं पता। तो बॉयलर हाउस का टोटल अमाउंट आपने कितना मान लिया? एक्स। और पंप रूम का टोटल अमाउंट कितना मान लिया? वाई। बॉयलर हाउस का अपना खर्चा पहले से हो चुका है। बॉयलर हाउस का अपना खर्चा पहले से हो चुका है कितना? 2,34,000। और कितना पंप रूम का कितना है? 3,00,000। यानी पहला स्टेप क्या था? टोटल एक्सपेंसेस बॉयलर हाउस को एक्स मान लिया और पंप रूम को क्या मान लिया? वाई। फिर बॉयलर हाउस कहता है मैं 2,34,000 का खर्चा कर चुका हूं और पंप रूम कहता है मैं 3,00,000 का खर्चा कर चुका हूं। अब यहाँ पे आपसे गलती ना हो उसका आसान तरीका क्या है? बॉयलर हाउस के नीचे परसेंटेज क्वेश्चन में देख के बताओ कितना है। बॉयलर हाउस के नीचे कितने परसेंट लिखा है? 20% लिखा है। और पंप रूम के नीचे टोटल कितना? पंप रूम के नीचे परसेंटेज कितना लिखा है? कभी गलती नहीं होगी। अब आपको इक्वेशन बनानी है। अगला स्टेप आपका इक्वेशन का। इक्वेशन बनाना अब आसान हो चुका है।
यहाँ पे आप देखेंगे 2,34,000 प्लस 0.20 वाई, तो 0.20 वाई डालेंगे तो 20% ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं, 0.20 इक्वल टू एक्स, यानी 3 लाख प्लस 0.10 एक्स। बोलो कोई दिक्कत इसमें, दोबारा से रिपीट करो, आगे सबको समझने। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। अरे एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, जिसका मतलब है कि जहां भी आपको एक्स दिखाई देगा वहां पे एक्स की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी 2,34,000 प्लस 0.20 वाई। ठीक है, इतना अब इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। यानी 0.10 को एक बार मल्टीप्लाई करो 2,34,000 से, तो 0.10 को 2,34,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, चलो अगले स्टेप में लिखता हूं। और एक बार 0.10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो यहां पर अब आपके पास आ जाएगा 3,23,400 0.02 वाई इक्वल टू वाई, यानी 3,23,400 इक्वल टू 0.98 वाई। तो वाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं 3,23,400 डिवाइडेड बाई 0.98। देखा सॉल्व करके कितना था, यानी 3,23,400 को 0.98 से डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 3,30,000। इसका मतलब वाई का मतलब क्या था, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ पंप रूम। तो पंप रूम का टोटल खर्चा आएगा 3,30,000, पंप रूम का टोटल खर्चा आएगा 3,30,000। अब आपको क्या करना है, आखिरी पॉइंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। अरे बताओ जल्दी जल्दी कितना लिखें, इक्वेशन 1 में यदि वैल्यू पुट करते हैं तो 2,34,000 तो रहेगा 0.20 वाई, वाई का मतलब है 3,30,000, यानी 2,34,000 2,34,000 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 66,000 इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3 लाख रुपए। यानी एक्स का मतलब है बॉयलर हाउस के टोटल खर्चे कितने हैं, बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा आ गया 3 लाख, बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा आ गया 3 लाख, और पंप रूम का टोटल खर्चा कितना आ जाएगा 3,30,000। रिपीट करना कोई पॉइंट, यानी बॉयलर हाउस का आ गया 3 लाख रुपए, पंप रूम का आ गया 3,30,000 रुपए। ऐसा लग रहा था कि रिपीटेड से कम काम यहाँ पे करना पड़ेगा, कम तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, दिमाग बहुत खराब हो गया, बराबर है नहीं, आसान तो है लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। देखो आसान उसके लिए जिसको इक्वेशन बनानी आ जाए और इक्वेशन बनाने में गड़बड़ ना हो, बॉयलर हाउस के नीचे जो परसेंटेज लिखा है वो बॉयलर हाउस के नीचे लिखिए, और पंप रूम के तो नीचे परसेंटेज है वो पंप रूम में लिखना, तो गलती नहीं होगी आपकी। अब यहाँ पे अमाउंट बताओगे कितना लिखूं, ये तो क्या 3 लाख रुपए, और यहाँ पे पास आ जाएगा 3,30,000 रुपए। बस आपको रेशो में काटना है, तो फटाफट फटाफट देखते कितना कितना आता है, 60,000 रुपए, 1,20,000, 90,000 और 30,000। ठीक है, 3,30,000 का हमने रेशो में यहाँ पे बांटा, तो यहाँ आएगा 66,000 और सबसे पहले आएगा 1,32,000। अब चेक कर लो भाई, 2,34,000 रुपए प्लस है, 2,34,000 2,34,000 प्लस है, 66,000 प्लस है, दोनों को प्लस किया 3 लाख आ गया, माइनस भी और प्लस भी 3 लाख रुपए ले लो क्या, सेम वही यहाँ पे करना, कितना लिखें 9,92,000, 8,86,000, 6,56,000, बात लेते करते हैं, घर जाके भी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर